हथियार दिए हैं, मगर इतना सब कुछ देने के बाद भी इनमें से एक भी इंसान मुझे इस जंगल से निकलने के लिए मेरे पीछे खड़े होकर मुझे धक्का नहीं मार सकता। मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूत कर सकता है, मजबूर नहीं। ये हमारे पंख बनाने में मदद कर सकते हैं, पर हमें उड़ा नहीं सकते। अपनी उस सबसे बड़ी उड़ान को भरने के लिए बस हमारा सबसे बड़ा हीरो ही हमें मजबूर कर सकता है। वही हीरो जो हमें किसी भी परिस्थिति से निकालने का दम रखता है, जो हमें उस मुकाम पे ले जा सकता है जहां हमने कभी जाने का सपना भी न देखा हो, जो हर चैलेंज को अटेम्प्ट करने से पहले ही हमें ये डिसाइड करके बता देता है कि हम हारेंगे या जीतेंगे, जिससे मिलने के लिए हमें कहीं और नहीं, बस उस शीशे के सामने जाके खड़ा होना होता है। हमारा सबसे बड़ा हीरो तो वही है जो सबसे खतरनाक जमीन को चुनकर उसके बीच में से अपनी मंजिल तक का रास्ता तोड़ के बनाता है, जो सूरज के उगने का इंतजार सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो उठकर अपने औजारों से उस पहाड़ को तोड़ने का काम फिर से शुरू कर दे। और अगर ये हमारा सबसे बड़ा हीरो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए तैयार हो जाए, तो उसका पॉइंट बी तक ना पहुंच पाने का डर रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट के डर को कहा जाता है। हमें अपनी रास्ते की रुकावटों से नहीं, मंजिल तक ना पहुंच पाने के उस खौफ से लड़ना है। अगर लोहे को लोहा और जहर को जहर काटता है, तो अपने उस सबसे बड़े हीरो को एक मौका दे के देख। वो हर डर का सबसे बड़ा डर बन के खड़ा हो जाएगा। अगर हीरो सबकी तरह होता, तो वो हीरो बस नाम का होता है। असली हीरो बनने के लिए अलग खाना, अलग पीना, अलग देखना और अलग सोचना पड़ता है। खुद से हमेशा कुछ अलग करने की उम्मीद रख। बस किसी के एक गिलास के गिर जाने से अगर हमारी उम्मीद पे पानी फिर जाता है, तो वो उम्मीद थी ही नहीं, बस एक टेबल पे रखा हुआ अखबार का टुकड़ा था। इनोवेशंस, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस कुछ नया सिर्फ साइंस या मैथ्स में नहीं होता। खुद की खोज में निकला हर इंसान हर एरिया में झंडे गाड़ के आ सकता है। और जब जब हम कुछ नया करेंगे, तब लगभग हमेशा उस चीज को ढूंढने के लिए हमें उस सुनसान अंधेरे में झांकना पड़ेगा। और जब उस अंधेरे से डर के वापस आ जाना मुश्किल और उसमें घुसकर अपनी उस खोज को शुरू करना जिसके लिए आसान हो जाता है, उसी को हम फिर हीरो बोलने लगते हैं। स्ट्रगल के बिना, दर्द के बिना, उस जद्दोजहद के बिना जी सच कहूं तो मुझे एक झूठा दिलासा लगता है। जब हर दरवाजा मुंह पे आके बंद हो, फिर भी अंदर किसी एक दरवाजे के खुलने का विश्वास जग रहा हो। जब हर प्याले में जहर, फिर भी हर एक प्याले को वो बिना किसी शक, बिना किसी सवाल पी रहा हो। हम उस इंसान के बारे में कुछ कहें या ना कहें, मगर वो अपनी नजरों में सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। से पूछ कितना जरूरी है तेरे लिए वहां तक पहुंचना, जब सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी तेरा वहां पहुंचना हो जाएगा। जब तू ये निश्चय कर लेगा कि बस बहुत हुआ, कुछ भी करके मुझे यहाँ से वहां पहुंचना होगा। जब एक तरफ खाई और दूसरी तरफ समंदर होगा, तब जीत तो तू चुका ही होगा। बस एक चीज बाकी रह जाएगी और वो तेरा लड़ना होगा। क्योंकि हीरो कभी मैदान नहीं छोड़ता, और खुद में ये यकीन होना, कभी न झुकने वाला,
होना अपने अंदर उस रब की ताकत को महसूस करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसे पार ना किया जा सके, क्योंकि जिस दिन हम खुद के राजा बन जाएंगे तो ये दुनिया खुद ब खुद हमारा साम्राज्य बन जाएगी। हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है सबको? आप चैट बॉक्स के जरिए बता सकते हो मुझे मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ओके, यस। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं समृद्धि वेल्थ की तरफ से योगेश जायसवाल आए हुए सभी लोगों का इस डिजिटल मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को धन्यवाद अदा करता हूं कि आज छुट्टी के दिन आप आपका 1 घंटे का समय निकालकर इस डिजिटल सेशन में उपस्थित हुए हैं। ये आपने जो 1 घंटा हमारे नाम किया हुआ है, ये दर्शाता है कि आज भी आपके मन में नया कुछ सीखने की चाह है। तो नॉलेज हासिल करना आज के जमाने में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। मैं आपसे तो बात कर ही रहा हूं, आप भी चैट बॉक्स के जरिए मुझसे बात करते रहिए, मुझे अच्छा लगेगा। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस की हम बात करते हैं तो इनिशियली हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है, हम क्या सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? आप चैट बॉक्स के जरिए मुझे बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? जी हाँ, इन्वेस्टमेंट ना अलग अलग तरह की होती है, बट हम अगर बेस की बात करेंगे कि व्हाट इज द बेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। हेलो, व्हाट इज द बेस ऑफ इन्वेस्टमेंट? तो इन्वेस्टमेंट का बेस होता है पैसा। मतलब हमारे पास पैसा है तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम दुनिया में आते हैं, वहां से लेके हम दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, इससे हमारी लाइफ में पैसा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए हम पैसों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दुनिया में आते हैं तो हॉस्पिटल में, और दुनिया से जाते समय हमें पैसा देना ही होता है, तो पैसा हर जगह पे महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, पैसा मतलब मनी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आपके सामने इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस का ही सेशन लिया जाएगा, किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट नहीं बताया जाएगा। आप निश्चिंत होकर रहिए, सेशन के अंत में आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचा जाने वाला नहीं है, या तो कोई भी स्कीम बताने जाने वाली नहीं है, कोई भी आपको मतलब बाद में लास्ट में हम कोई एक मार्केटिंग स्कीम आपको बताएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप निश्चिंत होकर आखिर तक बने रहिए। जैसे आप फ्लाइट में बैठते हो तो और आपको अनाउंसमेंट होती है कि आप बात कीजिए और निश्चिंत होकर बने रहिए। 1 घंटे के लिए निश्चिंत होकर हमारे साथ बने रह सकते हैं। आप निश्चिंत होकर हमारे साथ बने रह सकते हैं, आपको आखिर में कोई भी प्रोडक्ट बेचा जाने वाला नहीं है। सो सेशन अटेंड कर सकते हो, और सेशन के अंत में एक बोनस पॉइंट रहेगा जो सेशन के अंत में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारे मन में जो भ्रम होता है, उस भ्रम को थोड़ा मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा। जनरली हमारे मन में एक भ्रम होता है कि यस, बाकी लोगों को म्यूट करना है, यस राइट। सो हमारे मन में एक भ्रम होता है कि बड़ा पैसा बनाने के लिए ना बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो हम इस भ्रम को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करेंगे कि बड़ा पैसा बनाने के लिए हमने बड़ा इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जनरली हमें लगता है कि एक सर्टेन एज में जब हम रिटायर हो जाते हैं या तो फिर लॉटरी लगती है तो ही हम 45 या 50 एज में करोड़ या मिलीनियर हम बन सकते हैं, करोड़पति या मिलीनियर बन सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अगर सिस्टमेटिक प्लानिंग करें तो हम एक सर्टेन एज में मिलीनियर बन सकते हैं।
तो हम इस भ्रम को आज तोड़ने की कोशिश करेंगे कि बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है और यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति चाहे तो करोड़पति भी बन सकता है। आप मेरे पीछे यहाँ पे मिशन का लोगो देख रहे होंगे। हमारा मिशन है 5000 सक्षम और समृद्ध परिवार। तो ये मिशन के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको कैसा लगेगा इस सेशन अटेंड करने के लिए कि जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट प्लान की बात नहीं होने वाली है, बात होने वाली है आपके सपनों की। आपके सपनों को आप किस तरह से प्लानिंग करके पूरा कर सकते हो, आपके सपनों की क्या कीमत होगी और आप आपके ड्रीम्स किस तरह पूरे कर सकते हो उसकी बात होंगी। तो आने वाले 1 घंटा आप दिल से हमारे साथ हो इस सेशन में। मैं जवाब चाहूंगा आपका, आप दिल से हमारे साथ जुड़े हुए हो इस सेशन में? यस, वेरी गुड। तो आप निश्चिंत होकर हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये 1 घंटा आपके लाइफ में बहुत कुछ मैसिव वैल्यू देगा और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपकी जो सोच है ये बदलने वाली है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे मैं कोई प्रवचन देने नहीं आया हूँ, तो मैं आपसे बात तो कर ही रहा हूँ, आप भी चैट बॉक्स के जरिए मुझसे बात करते रहिए, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। तो आइए हम यहाँ से मुख्य प्रवाह में आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। यस, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होंगी मेरी, राइट? ओके, सो आइए हम मुख्य प्रवाह की तरफ बढ़ते हैं। सो वेलकम टू एक्सक्लूसिव लाइव वेबिनार 7 सीक्रेट्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। माई सेल्फ योगेश जायसवाल, आई एम फ्रीडम वेल्थ कोच विद समृद्धि वेल्थ। I am certified financial professional and we are in the world's best and noble profession because we prosper when our client prosper। जब हमारे क्लाइंट का बेनिफिट होता है तभी हमारा बेनिफिट होता है, हम ऐसा मानते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि हम दुनिया के सबसे बेस्ट और नोबल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। सो यहाँ से मुख्य धारा की तरफ बढ़ते हैं, हमारे प्रोग्राम की तरफ। मैं एक चीज मेरी लाइफ में मुझे एक वर्ड या लाइन से वो बहुत अच्छी लगी है और मैं आपके साथ भी वो लाइन शेयर करना चाहूंगा। वो है यू डोंट डिसाइड योर फ्यूचर, यू डिसाइड योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स विल डिसाइड योर फ्यूचर। तो हम ना हमारा भविष्य नहीं बना सकते हैं, हम हमारी आदतें बना सकते हैं और हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करती है। हम जितनी अच्छी आदतें बना के चलेंगे उतना ही हमारा भविष्य सुनहरा और उज्जवल होगा। हमारी आदतें जितनी बुरी होगी उतना ही हम हमारे हाथ से हमारा खुद का भविष्य खराब भी कर सकते हैं। सो हमारी आदतें हमारा भविष्य निर्भर करती है। यस, यहां से हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कि सम गुड हाइजीन टू लर्न मैक्सिमम फ्रॉम दिस प्रोग्राम। सो हम प्रोग्राम में क्या गुड हाइजीन रखने चाहिए? सबसे पहला तो है ओपन माइंडेड टू लर्न। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे बैठे हुए काफी लोग जो है जिनको बहुत अच्छे से पहले से नॉलेज होगा इन्वेस्टमेंट सेगमेंट के बारे में, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो नॉलेज है वो 1 घंटे के लिए आप कृपया साइड में रख लीजिए और हम जो बात कर रहे हैं उसको आप ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। ओपन माइंडेड रखिए लर्न करने के लिए। सेकंड है मेक नोट्स। आपको मेरी कही हुई जो बातें अच्छी लगती है आप कागज पेन लेके वो बातों को नोट्स कर सकते हैं या हमारे जो स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। पार्क यूर क्वेश्चंस। आपके माइंड में जो भी सवाल आएंगे निश्चित ही हम उसके जवाब देंगे, पर आपके जो जवाब है सारे वो सेशन के अंत में आपको सवाल जवाब के लिए समय दिया जाएगा, तब हम आपके सवालों के जवाब अवश्य देंगे। तो आपके जो भी सवाल है आप कृपया पार्क करके रखिए। बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। मैंने पहले ही बताया कि मैं आपसे तो बात कर रही हूँ, आप भी चैट बॉक्स के जरिए मुझसे बात करते रहिए ताकि हमारा ये सेशन इंटरेक्टिव बने रहे। एंड स्टिल टिल द एंड, आप आखिर तक, अगर आपको बहुत महत्वपूर्ण काम है तो आप अभी सेशन को लीव करके छोड़, पर आगे आपने अगर आपका 1 घंटा मुझे दिया हुआ है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको इस घंटे का बहुत अच्छा मूल्य मैसिव वैल्यू निश्चिंत ही प्राप्त होगा। देन की लर्निंग्स फ्रॉम टुडे सेशन। हम इस सेशन से क्या सीखने वाले हैं? हम सीखेंगे 3 मेन रीजन व्हाई पीपल आर नॉट वेल्दी और सक्सेसफुल। 3 मुख्य कारण की जिसके वजह से लोग वेल्दी और सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। दूसरा है व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत सी बार हम सुनते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, पर एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा है हाउ वन कैन अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम बाय प्लानिंग 7 लाइफ इवेंट। तो कौन से 7 लाइफ इवेंट है कि जिसको हम अपनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम जो है हमारी लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं।
देन 4 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस लेडर, फाइनेंशियल सक्सेस पाने के कौन से 4 लेवल्स और लेडर्स है, इसको हम समझेंगे इस प्रोग्राम में। 7 थंब रूल्स टू अचीव फाइनेंशियल पीस एंड हैप्पीनेस, तो कौन से 7 जो फाइनेंशियल पीस और हैप्पीनेस पाने के कौन से 7 थंब रूल्स है उसको हम समझेंगे। यस, यहां से हम बढ़ते हैं हमारे मिशन की ओर। देखिए हर कोई व्यक्ति जब अपनी दुनिया में आता है और अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है तो उसका एक विजन बनता है, एक मिशन बनता है, और जो लोग अपने मिशन और विजन के साथ में आगे बढ़ते हैं वो अपनी लाइफ में सक्सेस भी हासिल करते हैं और वो दुनिया को बदलने की भी क्षमता रखते हैं। तो हमारा भी एक मिशन है, हमने लास्ट ईयर ही हमारा मिशन बनाया है। एक्चुअली हम 21 ईयर से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। 20 साल से हमारा ऐसा बेसिक मिशन कुछ भी नहीं था, हमारा मिशन था खाली काम करते रहना और काम को बढ़ाना, क्लाइंट को बढ़ाते रहना। बट लास्ट ईयर जब 2 डेकेड हो गए तब हमने सोचा कि हमारा मिशन क्या है, क्योंकि कोविड का साल था, हमको सोचने के लिए बहुत समय मिला और तब जाके हमने जाना कि 20 साल के बाद हमारा मिशन क्या है। सो हम शेयर करना चाहेंगे हमारा मिशन। We are on a mission to educate and empower 5,000 families about financial and health literacy to create enough true wealth to help them to get the right value of money and services at the right time to live a financially confident and stress-free life. हमारा मिशन है 5,000 परिवारों को आर्थिक और आरोग्यता के स्तर पर शिक्षित और समृद्ध करना ताकि वो पर्याप्त सच्चा धन और सेवाएं प्राप्त कर सके और आर्थिक रूप से सक्षम और तनाव मुक्त जीवन जी सके। और इसी मिशन को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा क्लाइंट परिवार के साथ में हम ये मिशन के साथ में आज काम कर रहे हैं। 3 मेन रीजंस व्हाई पीपल आर नॉट वेल्दी और सक्सेसफुल। तो हम हमारे प्रोग्राम की धारा में जाते हैं अभी कि 3 मुख्य कौन से कारण है कि जिस वजह से लोग वेल्दी और सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। मजेदार चीज है, देखिए दोस्तों, सबसे पहला है they do a lot of financial mistakes। बहुत सारे लोग ना बहुत सारी फाइनेंशियल गलती करते हैं और मजेदार बात यह है कि हम फाइनेंशियल कुछ गलती कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों को ना आखिर तक के समझ में भी नहीं आता है। समझते समझते बहुत सारी उम्र और समय निकल चुका होता है, या तो किसी के लाइफ में ऐसे भी पल आते हैं कि उनको आखिर तक के पता नहीं चलता कि हमारे हाथ से कुछ फाइनेंशियल गलतियां हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जिसकी वजह से हम फाइनेंशियली हैप्पी और वेल्दी सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। सेकंड रीजन है, इज इट ऑल अबाउट मनी। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार पैसा ही सब कुछ है क्या। हम खुद ही बोलते हैं कि नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं है। हर एक के लिए अपना परिवार, अपना सोशल लाइफ, अपना बाकी जिंदगी, बहुत सारे जो गोल्स है उसके भी बहुत सारे मायने हैं। पैसा एक द्वितीय भूमिका निभाता है लाइफ में, पर फिर भी पैसा एक अपना अलग महत्व रखता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं है, और ये सोचते रख के बहुत सारे लोग एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं जी पाते हैं। देन तीसरा है, दे गिव अ लॉट ऑफ एक्सक्यूज अबाउट व्हाई दे हैव नॉट बिकम वेल्दी। बहुत सारे लोग ना बहुत सारे रीजन देते हैं। एक्चुअली दोस्तों, आइदर यू कैन गिव रीजन और यू कैन सक्सेसफुल, यू कांट बोथ। आप तो एक तो रीजन दे सकते हो या सक्सेसफुल हो सकते हो, हम दोनों नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोगों के पास ना बहुत सारे रीजन होते हैं कि मेरा परिवार की परिस्थिति नहीं थी, मेरे परिवार ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे दोस्तों ने साथ नहीं दिया, मेरे कलीग्स ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया और इस वजह से मैं वेल्दी नहीं बन पाया। तो दीज आर ऑल द रीजंस। तो ये कुछ मुख्य कारण है कि हम फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं। हम पैसा ही सब कुछ नहीं है ऐसा एक सोच रख के चलते हैं और हम बहुत सारे एक्सक्यूज लेते हैं। कौन से एक्सक्यूज है ये हम आगे देखेंगे। तो ये कुछ रीजन है कि जिस वजह से हम चाहते हुए भी वेल्दी और सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने थोड़ी देर पहले बात की कि इज इट ऑल अबाउट मनी। बिल्कुल नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं खुद बोलता हूँ, मेरे लिए मेरा परिवार, मेरा सोशल लाइफ, मेरे ऑफिस टीम और मेरे क्लाइंट्स ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। देन इसके बाद काफी नंबर आता है पैसों का। बट फिर भी मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, मनी डजंट मैटर, बट मेक श्योर दैट यू हैव मेड इनफ मनी बिफोर मेकिंग सच स्टेटमेंट। दुनिया के जो सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट, उन्होंने कहा हुआ है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, डेफिनेटली, बट ये विधान करने के पहले इतना जरूर आप तय कर लीजिए कि आपके पास सफिशिएंट और इनफ पैसा ऑलरेडी है। हम देखेंगे, देखिए दुनिया में जो सफल लोग हैं, जो वेल्दी लोग हैं, उनके मुंह से हम कभी नहीं सुनेंगे कि पैसा ही सब कुछ होता है। ऐसा वो बिल्कुल नहीं कहते, पैसा सब कुछ नहीं है, ऐसा उनके मुंह से हम कभी नहीं सुनेंगे। टाटा, बिरला या अंबानी ये चीज नहीं बोलते। जो लोग सफलता हासिल करने की कोशिश कर चुके हैं,
बट वो कोशिश करने के बाद में भी उन्हें लगता है कि वो अपने लाइफ में सफल नहीं बन पाए। ऐसे ही लोग अनफॉर्चुनेटली ये विधान करते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। डेफिनेटली पैसा सब कुछ नहीं है, पर हमने ऐसा कभी ये कि पैसा हाथ का मैल होता है। हमको पैसों को एक सर्टन इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में देना जरूरी बनता है दोस्तों। देन मोस्ट कॉमन मनी मैथ्स, कौन से मनी मैथ्स है जो हमारे हाथ से हो जाती है? बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम अर्निंग वेल, आई डोंट नीड टू फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं कि अपने करियर में वो कभी सोचते नहीं है कि मैं जब अर्निंग करूंगा तब इतना सारा पैसा कमाऊंगा, और जब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसा लोग अर्न करना शुरू कर देते हैं तब उन्हें लगता है कि मैं तो बहुत पैसा कमा रहा हूं, तो मैं इतना पैसा कमा रहा हूं तो मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये एक मनी मैथ है हमारे मन में। दूसरा है आई हैव इनफ असेट्स और वेल्थ, आई डोंट नीड टू फाइनेंशियल प्लानिंग। मेरे पास ना बहुत संपत्ति और असेट्स है, मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली दोस्तों, सही मायने में जिनके पास बहुत सारी वेल्थ और असेट होती है वो लोग सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, क्योंकि उनको दो रीजन होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने के। सबसे पहले तो वो उनके पास जो पैसा होता है वो उन्हें बरकरार रखना होता है, और दूसरा रीजन होता है कि उस पैसों को उनको सही मायने में बढ़ाना भी होता है, वेल्थ क्रिएट करनी होती है। इसलिए वो लोग जो होते हैं वो सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो ये मनी मैथ्स होती है हमारे माइंड में कुछ कि मैं बहुत कमा रहा हूं या मेरे पास बहुत वेल्थ है तो मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए अगले स्लाइड में मैं आपको एक चीज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, मजेदार स्लाइड है दोस्तों ये। 89% इंडियन सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस बट 75% नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू प्रोफेशनल्स। ये मेडिकल से रिलेटेड एक स्लाइड है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। 89% लोग जो है इंडिया में वो स्ट्रेस को फील करते हैं, पर फिर भी उसमें से आउट ऑफ 75% लोग जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करते प्रोफेशनल से बात करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा सच है अपने हिंदुस्तान में दोस्तों। आपण मराठीत म्हणतो घरगुती उपचार करून घेतले। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं पैसा बचाने के लिए खुद ही बहुत सारी चीजें कर लेता हूँ। दोस्तों, पैसा बचाने के लिए चीजें करना, ये पैसा बचाना नहीं होता है, ये पैसा गंवाना होता है। क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका एक अलग स्टैंडर्ड होता है, और वो प्रोफेशनल के राय से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे खर्चे हम बचाते नहीं है, हमारे जो बड़े खर्चे होने वाले हैं उसको हम सेव कर रहे हैं। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि मैंने खुद ही प्लानिंग कर लिया और खुद ही डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, बट वही पैसों में अगर ब्रोकर डीमैट अकाउंट ओपन करके दे रहा है तो आपको सलाह लेने में क्या अर्ज है? हमारे यहाँ पे देखिए डॉक्टर्स होते हैं जो प्रोफेशनल है उन फील्ड में के, उनको हम हमारी हकीकत शेयर करते हैं। सीए होते हैं, उनके पास हम हमारी जो टैक्सेशन रिलेटेड इश्यूज है वो प्रोफेशनल के पास शेयर करते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं लॉयर्स, उनके पास हम हमारे जो लॉ रिलेटेड इश्यूज है वो शेयर करते हैं। वैसे ही हमने हमारे फाइनेंशियल प्रोफेशनल के साथ में हमारे लाइफ के जो गोल्स है वो हम शेयर करते हैं और प्रोफेशनल सजेशंस लेते हैं, तो हम एक सफल निवेशक के रूप में डेफिनेटली आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। देन अब हम मुख्य प्रवाह में आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये दो चीजों में क्या अंतर है। आपको मेरी स्क्रीन भी दिखाई दे रही है दोस्तों और मेरी आवाज भी सही ढंग से आ रही है? आपका जवाब चाहूंगा चैट बॉक्स में। यस यस यस। तो आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आप बोलोगे यार सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये तो एक ही चीज है, ये डिफरेंट कहाँ पे हुई? ये योगेश भाई क्या बात कर रहे हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है? दोस्तों, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत फर्क होता है एक्चुअली। इस फर्क को मैं सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा, और इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण के साथ में स्पष्टीकरण देने की कोशिश करूंगा। दो दोस्त है, एक है चहल और एक पहल। तो दोनों दोस्तों का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। दोनों जो है बचपन के दोस्त है, दोनों ने अपने स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई एक साथ खत्म की। फॉर्चुनेटली दोनों ने जॉब का अप्लाई किया और अच्छा पढ़ा लिखा होने के कारण उनको अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे अच्छी सैलरी पे जॉब लग गई। दोनों को लगभग 1 लाख रुपए मंथली सैलरी मिल रही है। अब यहाँ तक के दोनों की बातें सेम है। अब होता क्या है कि जब हर किसी को सैलरी मिलती है तो बस सैलरी में से पर्टिकुलर कुछ अमाउंट जो है वो व्यक्ति घर के लिए साइड में निकालता है, घर खर्चों के लिए, और बाकी बचे हुए पैसों का वो अलग अपने अपने तरीके से निवेश करता है। अब यहाँ पे फर्क पैदा होता है। देखिए, अब चहल और पहल की बातें यहाँ तक के तो ठीक थी। यहाँ से जो निर्णय होंगे उनके, वो निर्णय उनका फ्यूचर निर्भर कराएंगे। तो देखिए चहल क्या कर रहा है
कि ऐसा समझ के चलिए कि 1 लाख रुपए सैलरी में से 50,000 रुपए घर खर्चा है और 50,000 रुपए बच रहा है। और चहल पहल क्या क्या कर रहे हैं देखिए, चहल क्या कर रहा है, वो आए हुए 50,000 रुपए में से मैक्सिमम पैसा वो अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में रख रहा है, कुछ पैसा वो अपने अलमारी में रख देता है और कुछ पैसों को अपनी बीबी के हाथ में दे देता है। यहाँ पे बैठे हुए काफी लोग अपनी बीबियों से काफी प्यार करते होंगे। डेफिनेटली हम हमारे घर में हमारे स्पाउस के हाथ में काफी सारी अमाउंट दे देते हैं। तो चहल भी वो करता है कि कुछ अमाउंट बैंक में रखता है, कुछ अमाउंट जो है वो वाइफ के हाथ में दे देता है, कुछ अमाउंट वो अलमारी में रख देता है। पहल क्या कर रहा है देखिए, पहल ने क्या किया कि जैसे उसने अर्निंग स्टार्ट की, वो फाइनेंशियल कोच के पास गया, फाइनेंशियल प्लानर के पास में गया, उससे अपने सारे लाइफ के गोल्स उसने शेयर किए और उनसे पूरी प्लानिंग बना ली। और वो प्लानिंग के साथ में उसने कुछ इन्वेस्टमेंट करी, कुछ इक्विटी में करी, कुछ एफडी में करी, कुछ पीपीएफ में करी, ऐसे अलग अलग जगह पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी। तो यहाँ पे हो रहा क्या है देखिए, फर्क क्या है, पहल क्या कर रहा है, पहल जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहां पे उसका पैसा समय के साथ में बढ़ रहा है। तो दोस्तों जहां पे हम निवेश करते हैं और निवेश का पैसा समय के साथ में बढ़ रहा होता है उसको ही हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। और जो पैसा समय के साथ में बढ़ नहीं पाता है, इन्फ्लेशन के आगे जा नहीं पाता है, उसको हम सेविंग कहते हैं। तो ये फर्क होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो चहल जो है वो सेविंग कर रहा है और पहल जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि समय के साथ में उसका पैसा बढ़ने वाला है। ये देखिए ये स्लाइड है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है। सेविंग मतलब आप एक जार दिख रहे हैं, वहां पे पैसा डाल रहे हैं हम, तो जार उतने का उतना ही है। और इन्वेस्टमेंट है, ये एक जार के अंदर मैंने पौधा लगाया है और वो पौधे में मैं पैसे डाल रहा हूं, तो मेरे पैसे का पौधा जो है वो निरंतर बड़ा होते जा रहा है, ये है इन्वेस्टमेंट। अभी हम यहाँ से अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कि हम आज किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाउ यू इन्वेस्ट टुडे। ये देखिए एक मजेदार स्लाइड है, आपके सामने आएगा कि यहाँ पे भी मैं ना चहल और पहल का एग्जांपल आगे लेके जाता हूँ। अब चहल क्या करता है कि उसे एक चीज तो समझती है कि मैं अर्न कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मैंने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो वो क्या करता है, उसके लाइफ में सामने से जो भी व्यक्ति चल के आता है, वो कोई XYZ इंश्योरेंस का प्लान लेके आ गया, चहल ने उसके साथ में इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इस तरह से उस सामने से जो चल के आ गया, जो प्लान बताया, चहल ने थोड़ा बहुत जान लिया और उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। पहल ने क्या किया, पहल वो फाइनेंशियल प्लानर के पास में गया, फाइनेंशियल प्लानर को गोल बता के उसने गोल के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करी। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट ये अलग चीज है और रिलेशन मेंटेन करने के लिए की जाने वाली इन्वेस्टमेंट ये अलग चीज है। देखिए हमारे कॉमन मैन के लाइफ में भी ये बहुत सी बार होता है, हमारे बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये हुआ होगा कि हम जब अर्निंग शुरू करते हैं तब हमारा कोई रिश्तेदार आ जाता है, हमारे कोई दोस्त आ जाते हैं, या हमारे चाचा का मामा का दोस्त आ जाता है, बोलता है मैंने इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी ली है, आपको एक पॉलिसी लेनी होगी, आप नहीं लोगे तो कैसे कौन लेगा। मुझे ना यहाँ पे किसी को हर्ट नहीं करना है, इंश्योरेंस खरीदना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। मेरा कहने का एक ही मकसद है कि आपको सामने वाले के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है या आपके गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है, ये आपको सोचना बहुत जरूरी है। तो आपको सेंटिमेंट्स को बाजू में रखना है और आपको सेंटिमेंट्स को बाजू में रख के आपको रिलेशन मेंटेन करने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, तो आपको गोल के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। जो आपके लाइफ के गोल्स है वो जो पूरे करके दे सकता है उनके साथ में जुड़ के आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तभी आप सफल निवेशक बन पाओगे दोस्तों। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। Why you can't invest? हम इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पाते? ऐसी क्या चीज होती है कि जिसकी वजह से हम चाहते हुए भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते? एक्चुअली 100 में से 80 लोगों के साथ में ये होता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो बोलते हैं कि यार महीना खत्म होते होते ना मेरी सैलरी खत्म हो जाती है, मेरे हाथ में कुछ पैसा बचता ही नहीं है। और बहुत सारे लोग मंथ एंड होते होते ना फाइनेंशियल क्रंच महसूस करते हैं और अपने दोस्तों से उधार भी ले लेते हैं। तो ऐसी क्या चीज होती है कि जिसकी वजह से उनको इतना फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि एक तो वो इनबैलेंस इन्वेस्टमेंट करते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या तो वो इन्वेस्टमेंट का ओल्ड फॉर्मूला अपना रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का ओल्ड फॉर्मूला क्या है, आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे। ओल्ड फॉर्मूला ये है, देखिए हमारा इनकम आता है हाथ में, तो इनकम में से माइनस एक्सपेंसेस करने के बाद जो बचता है उसको सेविंग करने वाले लोग जो होते हैं उन्हें ओल्ड फॉर्मूला अपनाने वाले लोग बोले जाते हैं। मतलब बहुत से लोग हम क्या करते हैं कि इनकम आता है, इनकम में से हम जितने भी जरूरत की चीजें उसके ऊपर सारे पैसे खर्च कर देते हैं और सारे पैसे खर्च कर देने के बाद में हमारे पास जो बाकी बचेगा उसको हम सेविंग कर देते हैं। तो ये हो गया पुराना तरीका।
आप बोलोगे कि ये पुराना हो गया तो नया क्या है, इसी तरह से तो इन्वेस्टमेंट की जाती है, जरूरत के खर्चे हम पहले करेंगे और फिर बचा हुआ इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल बात सही है दोस्तों, गलत कुछ भी नहीं है। पर ये किस तरह से गलत हो सकता है, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, मजेदार। ऐसा मान के चलिए कि संडे का दिन है और आप आराम से बैठे हो, शाम का समय, आपके किसी दोस्त का आपको कॉल आता है। वो आपका दोस्त आपको कहता है कि भाई मुझे काफी दिन से कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मैं सोच रहा था कि अकेला जाने के बजाय तुम भी मुझे कंपनी दोगे तो अच्छा रहेगा। तो आप सोचते हो यार संडे का दिन है, छुट्टी है, आराम से बैठे हुए फैमिली को समय दे दिया, चलो बचे हुए समय में हम दोस्त के साथ निकल पड़ते हैं। कोविड का समय बाजू में रख दीजिए दोस्तों, अभी कोविड का समय चल रहा है, सारे मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स बंद है। भूल जाइए कि कोविड का समय कभी ना कभी खत्म होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे दोस्त के साथ में निकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। अब शॉपिंग करके जब हम घर पे वापस आते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारे दोस्त ने तो सोची समझी 5,000 की शॉपिंग कर ही ली, पर हम भी 2,000 की शॉपिंग करके उठा के लेके आए। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमने अनप्लान इन्वेस्टमेंट कर दी, अनप्लान शॉपिंग कर दी। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हम ओल्ड फॉर्मूले से काम कर रहे हैं। हम इनकम आने के बाद ना पहले खर्च कर देते हैं और खर्च करके जो बचेगा उसका इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं। यही अगर आप न्यू फॉर्मूला अपनाते हो तो आप अनचाहे खर्चे नहीं करोगे, आप उससे बचोगे और आपका लाइफ भी हैप्पी होगा और आप सफल निवेशक बनोगे। तो आप जानना चाहोगे कि न्यू फॉर्मूला क्या होता है इन सफल निवेशक बनने के लिए? यस, तो आइए हम देखते हैं न्यू फॉर्मूला क्या है सफल निवेशक बनने के लिए। तो ये है सीक्रेट न्यू फॉर्मूला आपके सामने सफल निवेशक बनने के लिए। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। ये बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उन्होंने भी कहा है कि खर्चों को लगाम कीजिए। आप पहले कमाते हो तो कमाने के बाद सबसे पहले आपकी सेविंग बाजू में रखिए और सेविंग बाजू में रखने के बाद जो भी बचता है उसको आप खर्च कीजिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि चहल क्या कर रहा है, चहल के केस में वो इनकम आने के बाद पहले खर्च कर देता है और बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करता है। तब उसके ना बहुत सारे अटपटे खर्चे भी हो जाते हैं। और पहल ने क्या किया है कि पहल ने प्लानिंग की है, उसे पता है उसके चिल्ड्रन एजुकेशन, रिटायरमेंट, उसके जो लाइफ गोल्स है उसको पूरा करने के लिए उसको हर महीना इतना निवेश करना ही करना है। तो वो जैसा ही इनकम आता है उसमें से सबसे पहले वो सेविंग बाजू में कर देता है और सेविंग बाजू में कर देने के बाद में फिर जो बचता है उसको वो खर्च करता है। तो इससे होता क्या है कि उसको किसी दोस्त का कॉल आता है और वो शॉपिंग में जाता है तो वो अनचाहे खर्चे नहीं करता है दोस्तों। तो ये एक बहुत मजेदार और रियल एग्जांपल है कि हम न्यू फॉर्मूला के साथ में चलेंगे तो हम हमारे लाइफ में सफल निवेशक भी बनेंगे और हम हैप्पी फाइनेंशियल सक्सेसफुल लाइफ भी जी पाएंगे दोस्तों। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, अभी देखिए आपको खुद को क्या अच्छा लगा? आपको चहल का फॉर्मूला अच्छा लगा कि भाई इनकम में से पहले एक्सपेंसेस कर दो और बचा हुआ सेव करो, या इनकम में से पहले सेविंग कर दो और सेविंग करने के बाद जो बचेगा उसको प्रॉपर वे एक्सपेंस करो? मैं आपकी जवाब चाहूंगा, आपको कौन सा फॉर्मूला अच्छा लगा, चहल का या पहल का? पहल पहल यस यस यस, डेफिनेटली पहल का फॉर्मूला। देखिए हमें लाइफ में सफल होना है तो हमको कुछ चीजों को, जैसे हमारी लाइफ में बुरी आदतें होती है, हम बोलते हैं भाई स्मोकिंग से दूर रहना है, ड्रिंकिंग हैबिट से दूर रहना है, वैसे भी हमें ना खर्चीली आदत से दूर रहना है। जरूरत है वहां पे जरूर खर्च कीजिए, पर जहाँ पे जरूरत है वहां पे अनचाहे खर्चे मत कीजिए, आपकी फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो सकता है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, मजेदार बात यह है कि पैसा जो होता है ना वो हमारे 3 साल के बच्चे की तरह होता है। जो 3 साल का बच्चा होता है ना उसकी माँ उसे बेहद प्यार करती है, उसको बच्चे से बहुत लगाव होता है। जिस माँ ने उसे जन्म दिया होता है और पाल पोस के बड़ा किया होता है, जब बच्चा बड़ा होता है और उसकी स्कूल जाने की उम्र होती है तब माँ का दिल नहीं करता है कि बच्चे को स्कूल भेजे। उसे ना ये डर लगा रहता है कि काश मेरा बच्चा कहीं गिर गया स्कूल में, उसे कुछ लग गया, ऑटो में सही ढंग से बैठा या नहीं बैठा, स्कूल में रोया, टिफिन खाया कि नहीं खाया। वो घर से निकलता है और घर से आने तक के उसकी माँ परेशान रहती है। इसी तरह हम भी होते हैं, जैसे माँ के लिए अपना 3 साल का बच्चा है वैसे हमारे लिए हमारा पैसा है। तो जैसे माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ पाती है वैसे हम हमारे पैसों को नहीं छोड़ पाते दोस्तों, क्योंकि हमें डर रहता है कि पैसा कहीं डूब ना जाए, कहीं गलत जगह निवेश ना हो जाए, जो सामने वाला है वो सही सजेशन देता है या नहीं देता है। इसलिए हम ना बहुत सारी चीजें सोच समझ के करते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमने सोच समझ के ही चीजें करनी चाहिए, बट फिर भी हमें पैसों को निवेश करना ही होगा, पैसों को हमारे हाथ से दूसरे किसी के पास सौंपना ही होगा। जैसे माँ को पता है कि बच्चे को छोड़ने
में उसको दुख हो रहा है, फिर भी वो बच्चे को स्कूल अपने पास से दूर भेजती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका भविष्य उसके बगैर बनने वाला नहीं है। वैसे ही हमें पता होना चाहिए कि जब तक हम पैसा और कहीं जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे, किसी अच्छे प्लानर के पास में दे देंगे, तब तक कि हमारा पैसा बढ़ने वाला नहीं है। तो माँ की तरह, माँ के लिए जैसा बच्चा है वैसे हमारे लिए पैसा है, हमको भी हमारे पैसों को विश्वास के साथ किसी का न किसी को सौंपना होता है दोस्तों। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली साइड की तरफ। रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट, हम इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं दोस्तों। बहुत मजेदार रीजन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली हमें काम करते हुए 21 साल हो गए। 21 साल में हमारे 3,500 से ज्यादा क्लाइंट है और हजारों क्लाइंट से हमारी इतने सालों में बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी है। तो इन मीटिंग से हमने बहुत सारी चीजें देखी है, सीखी है और कुछ निचोड़ हमने निकाला है, वो आपके सामने मैं शेयर करता हूं। आपको भी बहुत मजेदार लगेंगी ये बातें कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं। ये देखिए, सबसे पहला रीजन लोग बताते हैं, विल स्टार्ट व्हेन आई हैव सफिशिएंट मनी। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास जब काफी पैसा हो जाएगा तब हम इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, तब तक कि हम इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचते। तो कुछ लोगों को लगता है कि जब मेरे पास काफी पैसा हो जाएगा तब हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। देन कोई बोलता है आई डोंट हैव टाइम। ये एक मजेदार रीजन है, बहुत मतलब हम ये चीज बहुत फेस करते हैं। स्पेशली क्या होता है जब कॉर्पोरेट में कोई बच्चा का जॉब में लगता है, हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट होते हैं, उनके बच्चों का वो प्लानिंग करके देने के लिए हमारे पास में आते हैं और बोलते हैं कि इनका प्लानिंग करके दीजिए। बच्चे भी बोलते हैं हाँ हमें करना है इन्वेस्टमेंट। पर जब हम प्लान इनिशिएट करके उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम बहुत बिजी है, हमको बहुत काम है, वीकेंड में भी हमें काम करना पड़ रहा है, वर्क फ्रॉम होम में भी हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, आई डोंट हैव अ टाइम, मेरे पास समय नहीं है। दोस्तों, अगर आप आपके खुद के लिए, आपके भविष्य के लिए समय नहीं निकालोगे तो आपने कमाए हुए पैसों का आप अच्छा मूल्य भविष्य में नहीं बना पाओगे। तो आपको आपका भविष्य सुरक्षित करना है तो आपको आज आपके खुद के लिए, आपके परिवार के लिए थोड़ा समय निकालना बहुत जरूरी है दोस्तों। कोई लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इन्वेस्टिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुझे समझ में नहीं आती कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ से शुरू करूं। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं, कोई बोलते हैं यहाँ इन्वेस्ट करो, कोई बोलते हैं वहां इन्वेस्ट करो, कोई बोलता है रियल एस्टेट अच्छा है, कोई बोलता है इक्विटी में इन्वेस्ट करो, कोई बोलता है गोल्ड लेके रख दो, कोई बोलता है एफडी में ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो लोग परेशान हो जाते हैं और बोलता है मुझे समझ में नहीं आती, मैं सोच समझ के डिसीजन लूंगा। और सोच समझ के डिसीजन लेने में ना काफी समय निकल जाता है दोस्तों। एक्चुअली एक बात ध्यान में रखिए, समय सबसे मूल्यवान है, समय सबसे महत्वपूर्ण है। जो समय का महत्व समझ पाया वो अपने लाइफ में सफल व्यक्ति और सफल निवेशक दोनों बन पाता है। हमारे लिए पैसा जितना महत्वपूर्ण है उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण समय है दोस्तों। समय है तो आप पैसा भी कमा पाओगे, अगर आपके पास समय नहीं है तो उस पैसों का आपके लिए कोई महत्व नहीं बचता है। तो इन्वेस्टिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स ऐसा बोल के आप समय मत गवाइए। कोई लोग बोलते हैं आई एम टू यंग टू थिंक अबाउट इन्वेस्ट, मैं तो अभी काफी जवान हूँ। बहुत से बच्चों को ना अर्ली एज में जॉब लग जाती है तो उन्हें लगता है यार मैंने अभी तो मेरी लाइफ शुरू की, अभी जाके कॉलेज खत्म किया, अभी जाके जॉब शुरू की, आजू बाजू वाले लोग तो काफी बड़े हैं मेरे से, वो लोगों ने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, तो मैं तो अभी जवान हूँ, मेरे पास काफी समय है, मैं सोचूंगा आराम से। कुछ लोग बोलते हैं कि डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, मुझे यही पता नहीं कि कहाँ से शुरू करें। हम म्यूचुअल फंड से शुरू करें, इंश्योरेंस से शुरू करें, एफडी से शुरू करें, पीपीएफ से शुरू करें या कहाँ से शुरू करें, यही बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। और इस वजह से पहले आप बोलते हैं ना, गाड़ी आगे निकल जाती है, समय आगे निकल जाता है। देन कोई बोलता है माय फादर, माय हस्बैंड, माय सन टेक्स केयर ऑफ माय इन्वेस्टमेंट। तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मेरे जो पिताजी है, लेडी बोलती है हमारे हस्बैंड है, बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो हमारे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप आपके फैमिली मेंबर को रिस्पेक्ट दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। बट ये करते करते इतना समय मत जाने दीजिए कि आप के हाथ में जो चीज है वो काफी आगे निकल चुकी हो और आपका समय निकल चुका हो। तो डिसीजन लीजिए, सो फैमिली के साथ में बैठ के लीजिए, बट समय की कीमत जरूर कीजिए। कोई बोलता है आई एम अर्निंग इनफ, मैं काफी पैसा अर्न कर रहा हूँ, मैं देखूंगा, सोचूंगा, मेरे पास तो काफी पैसा है, आराम से देखते हैं। कोई बोलते हैं मेरे पास इनफ असेट्स है, मेरे पास बहुत संपत्ति है, मेरे पास बहुत वेल्थ है। तो ये कुछ रीजन होते हैं दोस्तों मजेदार कि पीपल उस वजह से ना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समय लगा देते हैं, निर्णय लेने में ही लेट कर देते हैं, इस वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट समय पे नहीं हो पाती है दोस्तों। यहां से हम आगे बढ़ते हैं, व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। प्लानिंग का हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? देखिए, अब मैं आपके सामने 5 बहुत जरूरी चीजें शेयर करूंगा कि जो आपको ये समझने पे मजबूर कर देंगे कि हमारी लाइफ में प्लानिंग करना क्यों जरूरी है। उसमें से सबसे पहला रीजन है इन्फ्लेशन।
आपको भली बात पता है, यहाँ पे मेरे से काफी उम्र में बड़े व्यक्ति बैठे होंगे और वो मुझसे ज्यादा इन्फ्लेशन के ऊपर अच्छे खासे लेक्चर भी दे सकते हैं कि इन्फ्लेशन क्या चीज है, वो हम हर कोई भली बात जानता है। हम अगली 2 स्लाइड में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि दूसरा ऐसा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिसकी वजह से प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। पहला इन्फ्लेशन के बाद आता है दूसरा लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज है कि जिसके वजह से हमारी लाइफ में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लाइफस्टाइल क्या है? हमारी पहली जनरेशन से हम बात करेंगे और पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हमारे जमाने में हम इतना खर्च नहीं करते थे। आज के जमाने के बच्चे तो बहुत खर्चीले हो गए, उन्हें सब कुछ चीज अच्छी लगती है, अच्छे गैजेट्स लगते हैं, अच्छे बैंड्स लगते हैं, अच्छे उनको कपड़े लगते हैं, सारी चीजें उनको अच्छी अच्छी लगती है। तो उनका कहने का मकसद क्या है कि खर्चे हमारे मुकाबले नए जनरेशन ने काफी बढ़ा के रख दिए। तो ये एक चीज है लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से खर्चे हमारे बहुत ज्यादा बढ़ गए दोस्तों। और हम दिल पे हाथ रख के हम कह सकते हैं कि यस, हमारी लाइफस्टाइल को स्टैंडर्ड रखने के लिए हमने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए या खर्च भी हम करते हैं। दूसरी बात क्या है कि फाइनेंस कंपनीज है, देखिए आजकल बजाज फाइनेंस है, कोई XYZ फाइनेंस है, इजीली लोन दे देते हैं। मेरी जरूरत अगर 38 इंच की टीवी की है और मैं जब शॉप में मॉल में जाता हूँ और वहां पे देखता हूँ कि 52 इंच का टीवी लगा हुआ है, बजट ज्यादा है, दुकानदार और सेल्समैन बोलता है सर 0% से बजाज फाइनेंस लोन दे रहा है, आपको क्या चिंता है, लेके जाओ। तो हम क्या सोचते हैं, चलो भाई प्रोसेसिंग फी का 600 रुपए जा रहा है, हमको बाकी तो इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है, इंटरेस्ट तो कुछ नहीं जा रहा है, तो हम 38 इंच की जगह पे 52 इंच का टीवी उठा के लेके आते हैं, तो बजट दुगना हो गया आपका। तो ये कुछ लाइफस्टाइल हो गई हमारी जो हम जरूरी समझते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास 10,000 के एंड्रॉइड मोबाइल के बदले 50,000 का मोबाइल होना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं कि जिसके वजह से लाइफस्टाइल ये ऐसी चीज है कि जिसने हमारे खर्चे बढ़ा दिए और खर्चे बढ़ने से हमारी लाइफ में प्लानिंग का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है दोस्तों। तीसरा रीजन है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जवाबदारी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिम्मेदारी ने क्या बढ़ा दिया है हमारा, देखिए पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। ज्वाइंट फैमिली में खर्चे लिमिटेड होते थे क्योंकि सब मिलके खर्चे करते थे। अब क्या हो गया, माइक्रो फैमिली हो गई है। माइक्रो फैमिली में क्या हो गया है कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते हैं खाली, तो उनकी अलग जिम्मेदारी बन जाती है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके पेरेंट्स प्राइवेट जॉब में रहते हैं या फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो ऐसे पेरेंट्स का एक बुढ़ापे में आने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बच्चों को ही कैरी करना पड़ता है और वो लोग खुशी से करते भी है। पर हो क्या गया है यहाँ पे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक तो उनकी वाइफ और चाइल्ड, मतलब उनका इंडिविजुअल परिवार का अलग खर्चा आ गया और फादर मदर की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके कारण हमारी जिम्मेदारियां और खर्चे बढ़ गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जिसकी वजह से हमें प्लानिंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देन फोर्थ रीजन है हेल्थ केयर। आप इस रीजन को भली बात समझ रहे होंगे आपके आज की कोविड के दौर में। लास्ट ईयर तक के तो कोविड के लिए ट्रीटमेंट होती थी तो 2-3-4 लाख रुपए का ही बिल आता था। ये साल हमने नया ही कुछ देख लिया, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस। और आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, हम सालों से मेडिक्लेम का काम करते हैं, 30 से 40 लाख रुपए या उससे ज्यादा के भी बिल लोगों के आ चुके हैं हमारे पास में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के ट्रीटमेंट के लिए। मतलब जिंदगी में किसी ने सोचा नहीं होगा कि मुझे इतना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा लगने वाला है, लग सकता है। कोई व्यक्ति ने इतना प्लान करके नहीं रखा हुआ है तो उनको अपनी लाइफ की जमा पूंजी तोड़नी पड़ रही है दोस्तों। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है हेल्थ केयर की, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्लानिंग बहुत जरूरी है। ऐसा ही नहीं कि खाली हॉस्पिटल एडमिट, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके 12 महीने की दवाइयां चलती है लाइफ लॉन्ग के लिए, तो वो भी एक हेल्थ केयर रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए। तो दिस इज व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों टैक्सेशन। जीएसटी, इनकम टैक्स से लेके बहुत सारे टैक्सेस है। यहाँ पे बैठे हुए काफी सर्विस क्लास लोग या बिजनेस प्रोफेशनल लोग हैं, वो इस चीज को भली बात ही समझ रहे होंगे कि टैक्स कटने के बाद में हाथ में क्या आता है। बहुत सारे सर्विस क्लास को पता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च का सैलरी का काफी सारा हिस्सा जो है वो हमारा टैक्स में कट जाता है। बिजनेसमैन को लमसम टैक्स पे करना पड़ता है। तो होता क्या है कि हम जितना अर्न कर रहे हैं उसका एक काफी बड़ा हिस्सा जो है हमारा टैक्स में चले जाता है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से हमको लाइफ में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो इन्फ्लेशन, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस, these are 5 मेजर रीजंस की जिसके वजह से हर एक की लाइफ में प्लानिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए यहाँ से हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अभी। रूल ऑफ 72। तो ये रूल ऑफ 72 क्या है? व्हाट इज रूल ऑफ 72? तो सिंपली देखिए, मैं स्लाइड के जरिए आपके सामने समझाने की कोशिश करूंगा।
रूल ऑफ 72 का सिंपल मतलब ये है कि हमारा पैसा जो हम निवेश कर रहे हैं वो अगर हमें जानना है कि कितने साल में वो दुगना हो रहा है तो उसको बोलते हैं रूल ऑफ 72। सिंपल फॉर्मूला ये है कि 72 डिवाइडेड बाय योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज योर टाइम टू डबल। मतलब आपने 72 को जितना परसेंट आपको मिल रहा है उतने परसेंट से आपने डिवाइड कर लिया, मराठी में भागीला करून घेतलं, दैट इज अवर टाइम टू डबल। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे जो साइड में स्लाइड है उसके जरिए। यहाँ पे देखिए 3%, 6% और 12% ऐसे अलग अलग हमें परसेंटेज दिख रहे हैं। तो 3% मतलब क्या है कि मेरे पास सेविंग अकाउंट में मैंने पैसा रखा हुआ है और मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूं कि मुझे 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वहां पे मेरा पैसा डबल कितने साल में होगा? देखिए फॉर्मूला के हिसाब से हम जाते हैं तो 72 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 24 ईयर्स, मतलब 24 साल लगेंगे मेरा पैसा डबल होने के लिए। जी हाँ, 24 ईयर्स टू डबल योर मनी। यही हमें लगता है कि हमें एफडी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ करनी है, हम 6% में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे 72 डिवाइडेड बाय 6 तो 12 साल लगेंगे दोस्तों हमारा पैसा डबल होने के लिए। और हमें अगर लगता है कि हमको समय के साथ इन्फ्लेशन की तुलना में पैसों को बहुत अच्छा बढ़ाना है और हम म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या इससे रिलेटेड कुछ चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि इक्विटी से हमें 12% तक का रिटर्न मिल रहा है तो 72 डिवाइडेड बाय 12 तो 6 ईयर में आपका पैसा डबल हो सकता है दोस्तों। तो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स, ये हमें दर्शाते हैं कि कौन सा पैसा कितने साल में कहाँ पे डबल हो रहा है, ये हम ये कैलकुलेशन करके समझ सकते हैं। मेरा ये कहने का मकसद नहीं है कि सेविंग अकाउंट गलत है, एफडी गलत है और बाकी चीजें सही है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये आप बिल्कुल कंसीडर मत कीजिए। हमारा कहने का मकसद कितना खाली इतना ही है कि आपने जहां पे पैसा रखा हुआ है वहां पे आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको पैसा कितने साल में डबल होके मिलना चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपका पैसा सेविंग अकाउंट में 24 साल में डबल होने वाला आपको चल रहा है तो आप खुशी खुशी सेविंग अकाउंट में पैसा रखिए। आपको लगता है कि 5 to 6% इंटरेस्ट में आपको 12 से 15 साल में आपका पैसा डबल होगा चलने वाला है तो आप खुशी खुशी एफडी में पैसा रख सकते हैं, आपके लिए वो बहुत सही इन्वेस्टमेंट है। और हमें अगर लगता है कि हमें कुछ एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करनी है समय और इकोनॉमी के साथ में तो हमें एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में जाना है, तब आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कम साल में भी आपके रूल ऑफ 72 के हिसाब से आप कम सालों में पैसों को दुगना कर सकते हो। तो ये खाली हमने एक लिटरेसी के हिसाब से स्लाइड आपको दिखाई है, इसमें हमको पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट सही है, पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट गलत है, ये हमारी कहने की बिल्कुल कोशिश नहीं है दोस्तों। आइए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड की तरफ हम हमारे आज बढ़ रहे हैं, दैट इज मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक क्या होता है दोस्तों? ध्यान से सुनिए मेरी ये स्लाइड, आप चाहे तो इसको नोट डाउन करके रखिए या तो आपके मोबाइल में इसका स्नैपशॉट भी आप लेके रख सकते हो कि कंपाउंडिंग का मैजिक क्या होता है दोस्तों। देखिए मैं आपको एक स्लाइड के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपाउंडिंग क्या है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 10,000 रुपए पर मंथ का अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए ग्राफ में आपको दिखेगा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 और 30 साल। अभी 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 5 साल में मेरा 6 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 10 साल में मेरा 12 लाख का हो रहा है, 20 साल में 24 लाख का हो रहा है और 30 ईयर्स में मेरा 36 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि साल डबल होते गए, इन्वेस्टमेंट डबल होती गई, तो हम सोच रहे हैं कि हमारी फंड वैल्यू भी डबल होगी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए 5 साल में आपका 6 लाख का जो निवेश हो रहा है उसका आपका 8,80,000 रुपए जो वैल्यू बन रहा है विद ग्रोथ, वही, एक मिनट दोस्तों, यस दोस्तों, तो कुछ टेक्निकल इश्यू था। ये फर्क होता है टेक्नोलॉजी और हमारे लाइव इसमें हम ये गलती नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी पे हमको डिपेंड करना होता है, इसलिए कभी कभी गलतियां भी हो जाती है। सो हम कंपाउंडिंग को देख रहे थे कि 5 साल में हमारा 6 लाख का निवेश अगर हो रहा है तो 8,80,000 का हमारा वैल्यू बन रहा है, वही 10 साल में हमारा 12 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है दुगना, तो हमारा 8,80,000 का दुगना पैसा नहीं बन रहा है दोस्तों। हम 8,80,000 की जगह पे एक क्षण में 9 लाख रुपए काउंट करते हैं और हम सोचते हैं कि 5 का 10 साल में 6 लाख का 12 लाख निवेश हुआ तो मेरा 9 लाख का 18 लाख बनेगा।
ऐसा नहीं है दोस्तों, आपका 18 लाख नहीं बन रहा है, आपका 26 लाख बन रहा है। और इसे बोलते हैं मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ये किस वजह से हुआ दोस्तों? ये इस वजह से हुआ कि आपका नया जो है 6 लाख का इन्वेस्टमेंट तो हो रहा ही है, बट इसके अलावा आपका पिछला जो 8,80,000 है वो पैसा भी आपके लिए काम कर रहा है, और पैसे से पैसा बन रहा है। आप सुने होंगे पैसे से पैसा बनता है। तो कंपाउंडिंग में हो रहा क्या है कि आपके जो 5 साल का बना हुआ बढ़ा हुआ पैसा है वो भी आपके लिए काम कर रहा है 10 साल में, और आपके 8,80,000 की वैल्यू को वो डबल ना करते हुए 26 लाख के ऊपर लेके जा रहा है। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी यही हम 10 साल के 20 साल हम काउंट करते हैं, तो 10 साल में मैंने 12 लाख निवेश कर दिए, तो 20 साल में मैं 24 लाख निवेश करूंगा। 12 लाख का मेरा अगर 26 लाख का वैल्यू हो रहा है, तो मेरा 20 साल में 24 लाख का 26 और 26 52 लाख का वैल्यू बनना चाहिए। वो 52 लाख का नहीं बन रहा है दोस्तों, वो बन रहा है 1,32,00,000 का वैल्यू। यस, आप जो सोच रहे हो उससे कई ज्यादा, और इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं दोस्तों। तो ये मैजिक होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। आप समझ रहे होंगे, आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे मैं जो कहना चाहता हूं। यही पे हम देखते हैं 15 साल में मैं 18 लाख निवेश कर रहा हूं, और 15 साल में 18 लाख का मेरा 67 लाख का वैल्यू बन रहा है, और उसी इन्वेस्टमेंट को मैं मेरी जरूरत के हिसाब से, रिटायरमेंट के हिसाब से 30 साल तक लेके चल रहा हूं। तो हो रहा क्या है, 15 का 30 डबल हो गया, 18 लाख का 36 लाख डबल हो गया, तो मेरा 67 लाख का डबल होना चाहिए। नहीं दोस्तों, आपका 67 लाख का बन रहा है 6,71,00,000 रुपए विद कंपाउंडिंग रिटर्न्स। तो दिस इज द मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब आप मिलीनियर बन सकते हो दोस्तों, अगर आप चाहो तो, आप सोचो तो ये होता है, आप जितना समय ज्यादा देते हो उतना कंपाउंडिंग आपके लिए काम कर रहा है, और उतना ही आपके इन्वेस्टमेंट का मूल्य भी गुना में बढ़ते जा रहा है दोस्तों। तो बहुत सी बार क्या होता है, इंडियन इक्विटी में ना पैसा लोगों को कमा के देने की क्षमता रखी है। इंडिया के इक्विटी मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है दोस्तों, पर मुझे एक बात दिल पे हाथ रख के बताइए कि कितने लोगों ने ये पैसा कमाया हुआ है। दोस्तों हमारा 20 साल का अनुभव है, 2% लोग भी ये पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि होता क्या है, हम पैसा बनने तक के रुकते ही नहीं है। हमें ऐसी बात लगी रहती है कि यार 5 साल हो गया, मैं पैसा कब निकालूंगा, 2 साल हो गया मुझे प्लॉट खरीदना है, 4 साल हो गया मुझे ये करना है, लोग खेत खरीद रहे हैं, मुझे भी खेत खरीदना है। तो हम कंपाउंडिंग के इंपॉर्टेंस को नजरअंदाज कर देते हैं। हम खाली ये देखते हैं कि मैंने सेविंग कर ली, कुछ पैसा जम गया, निकाल लेता हूं। आप देखिए, इसलिए गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट को इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप गोल को सामने रखते हुए इन्वेस्टमेंट करोगे तो कंपाउंडिंग का फायदा आपको जरूर मिलेगा। और इस स्लाइड के जरिए आप ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि जितने लॉन्ग टर्म आप लेके चलते हो ना आपके इन्वेस्टमेंट को, उतना कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है दोस्तों आपको। तो मैंने थोड़ी देर पहले सेशन की शुरुआत में बोला था कि मिलेनियर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। करोड़पति बनने के लिए मुझे कुछ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है दोस्तों। आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट भी करते हो और बने रहते हो लॉन्ग टर्म विश्वास के साथ में, तो आप 1 करोड़ क्या, आप $1 मिलियन भी बना सकते हो। $1 मिलियन मतलब 7.5 करोड़ रुपए दोस्तों। हमने लास्ट ईयर हमारा मिशन बनाया, हमारा मिशन है 1000 मिलेनियर्स हमको क्रिएट करने आने वाले सालों में। और इस मिशन में पिछले साल से लेके अभी तक 27 लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो ये ड्रीम लेके चल रहे हैं कि यस आई वांट टू बी मिलेनियर इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। उन्हें 7.5 करोड़ का $1 मिलियन का वैल्यू बनाना है दोस्तों। और ये बनाना कोई हाईली इम्पॉसिबल चीज नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए मेरे इन्वेस्टमेंट को लेके चलता हूं, तो मेरा कंपाउंडिंग इफेक्ट मुझे रिटर्न जनरेट करके देने की क्षमता जरूर रखता है। इसमें खाली हमें देखना है रूल ऑफ 72 के हिसाब से कि मुझे कौन से व्हीकल में बैठना है, कितने साल में मेरा पैसा डबल करना है, उस हिसाब से आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके लिए वर्क करेगा दोस्तों। और इसलिए जो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक है अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कहा है कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग रिटर्न्स, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग ग्रोथ। और ये जिसने समझा वो एक सफल निवेशक इजीली बन पाता है दोस्तों। और कंपाउंडिंग का एक बहुत आइडियल और सही एग्जांपल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपको पता है वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सफल निवेशक हम इनको मानते हैं। आपको इस स्लाइड के जरिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वॉरेन बफेट के बारे में हर किसी ने सुना हुआ है कि उन्होंने अपनी उम्र के 11 में पहला शेयर लिया हुआ था।
और वहां से उन्होंने अपना वेल्थ क्रिएशन का जर्नी स्टार्ट किया। जो दुनिया के सबसे सफल निवेशक रह चुके दोस्तों, वो दुनिया के सबसे अमीर बनते थे अगर वो चैरिटी नहीं करते थे। तो उन्होंने बहुत सारी अमाउंट अपनी चैरिटी की है, इसलिए वो पहले पायदान पे नहीं है, बट दुनिया के सबसे सफल निवेशक और सबसे अच्छे लोगों में उनका परिचय होता है दोस्तों। तो आप इस स्लाइड में देखोगे कि उनका जब 15 उम्र था तब उनके पास ना $6,000 का असेट था दोस्तों। उनके उम्र के 19 में वो $10,000 हुआ, 21 में $20,000 हुआ, 30 में $1 मिलियन हुआ, 34 में $3.5 मिलियन हुआ, 36 में $10 मिलियन हुआ, 43 में $34 मिलियन हुआ, 47 में उनका $67 मिलियन हुआ, 53 में उनका $620 मिलियन हुआ दोस्तों। आप देख रहे ग्राफ को, आप देख रहे हो दोस्तों, आप ग्राफ को देखिए उनके 15 उम्र से लेके 53 उम्र तक के वो ग्राफ हिलते हुए दिख रहा है आपको? नहीं के बराबर दिख रहा है दोस्तों। तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो सफल निवेशक है उन्होंने कुछ पहले ही साल में, 2 साल में, 5 साल में मैजिकली पैसा नहीं कमा लिया। हम जब आते हैं मार्केट में तब हम इतने इंपेशेंस हो जाते हैं कि हमें लगता है कि पैसा तुरंत बनना चाहिए। दोस्तों पैसा इतने आसानी से नहीं बनता है दोस्तों। पैसा बनने के लिए बहुत संयम रखना होता है, हमें बहुत संयम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए वॉरेन बफेट ने अपना संयम रखा। उनकी उम्र के 15 से लेके 53 उम्र तक के उनका जो ग्राफ था वो धीमे धीमे से बढ़ा देखिए, और जब 53 उम्र आई उनके एज की तो वहां से जो उनका ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ देखिए, तो आज उनका जो है $85 बिलियन का नेटवर्थ है दोस्तों। दिस इज द मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे मेरा कहने का मकसद क्या है कि संयम बहुत जरूरी है। एज अ प्लानर हमारा यही रोल होता है, एज अ कोचिंग एंड मेंटोर, कि आपके इमोशंस को कंट्रोल करे और संयम के साथ में लेके आपको आगे बढ़े। हम बहुत सी बार संयम खो देते हैं, तो हमारा वही काम बनता है कि आपको सही समय पे सही दिशा में हम लेके जाए। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ये एक बहुत बड़ा आइडियल एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे सामने। आइए हम यहाँ से बढ़ते हैं। हमने ये तो देख लिया कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या है, क्या उसमें ताकत होती है। अब हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज डिले कॉस्ट। अगर हम डिले करते हैं तो उसका हमें क्या कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है। मतलब मैं अगर लेट हो जाता हूं इन्वेस्टमेंट करने में तो मुझे क्या क्या कीमतें चुकानी पड़ रही है। तो ये देखिए हम यहाँ से इस स्लाइड को भी समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे सामने बहुत सारे पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, तो इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो मैं कुछ अच्छी और बड़ी बातें करूंगा आप सब लोगों के सामने। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि मैं अगर ऐसा कंसीडर करता हूं कि मुझे मेरी उम्र के 60 में 5 करोड़ रुपए जनरेट करना है। यस दोस्तों, 5 करोड़ रुपए इट्स नॉट अ बिग अमाउंट फॉर फ्यूचर। आज बड़ी बात है, मैं 20, 25, 30 साल के बाद में की बात करूंगा तो ये बड़ी अमाउंट नहीं है दोस्तों। जैसे आज 1 करोड़ हमें बहुत मतलब हम बोलते हैं नॉर्मल वैल्यू लगती है, बट आज से 10 साल पहले 1 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। वैसे आज हमें 5 करोड़ बड़े लगते हैं, फ्यूचर में अमाउंट बड़ी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि हमें इसमें इन्फ्लेशन भी कंसिडर करके चलना है। अभी यहाँ पे हम चहल और पहल का एक एग्जाम्पल आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि यहाँ पे चहल ऐसा सोच रहा है कि उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, बट वो प्लानिंग के साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, गोल के साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। बट जो पहल है, पहल ने अपने प्लानर के पास में से इन्वेस्टमेंट करी। उसने जैसे ही 25 में सैलरी स्टार्ट करी, उसने मंथली इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो उसके पास बचे कितने? 35 ईयर्स, मतलब 60 उम्र होने के लिए उसके पास 35 साल बचे हुए हैं। तो उसको 35 साल में क्या करना होगा? 6%, 8%, 10%, 12%, 15%, ऐसे अलग अलग ग्राफ हमने दिए हुए हैं। यहाँ पे हम एक कंसीडर करते हैं कि हम ना तो 6 और 8% काउंट करेंगे, ना तो हम 12 और 15% काउंट करेंगे। हमें कंसीडर करते हैं कि हम 10% हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं लॉन्ग टर्म में। तो हमें कितना निवेश करना होगा 5 करोड़ रुपए खड़ा करने के लिए उम्र के 60 में? तो 25 साल के बच्चे को उम्र के 60 में 5 करोड़ इकट्ठा करने के लिए 13,000 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट करना होगा। तब जाके वो सिस्टमेटिकली आने वाले 35 साल में 5 करोड़ का वैल्यू इजिली जनरेट कर सकता है दोस्तों। बट यही अगर वो व्यक्ति 30 उम्र में आता है और उसे तब लगता है कि मुझे आज शुरू करना है और 5 करोड़ जमा करना है, तो हुआ क्या? 25 साल वाला व्यक्ति आया तो उसके लिए 35 ईयर्स थे। जो 30 साल वाला व्यक्ति आया उसके लिए बचे 30 साल। तो 30 साल के वजह से उसको 13,000 की जगह पे 22,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है मंथली। मतलब 9,000 रुपए उसे हर महीना ज्यादा निवेश करना होगा 5 करोड़ की अमाउंट को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो 5 साल लेट हो गया दोस्तों। यही अगर चहल जैसा व्यक्ति है, उसे लगता है यार मैंने बहुत सारी गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, मैं भी अभी पहल जैसी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूं, और वो जगता है उसकी उम्र के 35 में,
और वहां पे वो सोचता है कि मुझे 5 करोड़ जमाना है, उसको बचे 25 साल। तो 25 साल में 5 करोड़ का मूल्य प्राप्त करने के लिए उसको 37,372 रुपीज का मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। मतलब जहां पे 25 साल के व्यक्ति को 13,000 रुपए निवेश करके 5 करोड़ प्राप्त हो रहा है, वहां पे ही 35 साल के व्यक्ति को 37,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट करके 5 करोड़ का मूल्य प्राप्त होगा। यही कोई 35 में ना जगते हुए 40 में जगता है। होता है, बहुत सी लोगों को लगता है कि मेरी गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे अभी शुरुआत करनी है। हुआ क्या, उसके हाथ में 20 ही साल बचे। तो 20 साल में 5 करोड़ इकट्ठा करने के लिए उनको 65,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके वो 5 करोड़ रुपए का मूल्य प्राप्त कर सकता है। यही 45 में कोई आता है तो 1,19,000, 50 में कोई आता है तो 2,42,000। हाईली इम्पॉसिबल फिगर हो जाएगी आने वाले सालों में। मतलब मैं चाहते हुए भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा अगर मैं सही समय पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। तो ये होता है दोस्तों डिले कॉस्ट। मैं जितना लेट करूंगा उतना ज्यादा मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा, मुझे एक सर्टेन अमाउंट को प्राप्त करना है। तो इसके जरिए हमारी एक ही समझाने की कोशिश थी कि आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना आपके भविष्य के लिए आपके लिए अच्छा होगा। इसका सार क्या है दोस्तों? सार ये है कि स्टार्ट अर्ली, सेव रेगुलरली एंड रिव्यू। आपके इन्वेस्टमेंट प्लान को आपको किस तरह से बांटना है। सबसे पहले तो स्टार्ट सेविंग एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए। इंतजार मत कीजिए कि मेरा समय जाने दूंगा, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, मुझे समझता नहीं है। आप समय दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, हम आपके साथ में सपोर्ट करने के लिए। और आप प्रॉपर टाइम आपकी प्लानिंग की शुरुआत कीजिए। दूसरा, डोंट वेट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ टू इन्वेस्ट टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट प्लान। यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट आल्सो। आप इंतजार मत कीजिए कि बड़ा पैसा मैं इकट्ठा कर लूंगा तब जाके मैं मेरी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें कॉल्स आते हैं क्लाइंट के कि मेरे पास अभी 40,000 है, अगले कुछ महीनों में मैं 1 लाख जमा करके आपके पास आता हूँ और इन्वेस्ट करता हूँ। तो उनका कॉल जाने के बाद काफी महीने निकल जाते हैं। हमारी अगली जब बात होती है हम बोलते हैं कि आपने प्लान किया था कुछ इन्वेस्ट करने का। उन्होंने बोला हाँ वो गलती हो गई मेरी, मैंने 1 लाख जमाने के चक्कर में मेरे जो 40,000 थे वो भी खर्च हो गए और 1 लाख तो जमे ही नहीं, तो वो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाया मैं। तो दोस्तों ऐसी गलती मत कीजिए। आज मेरे पास जितना पैसा है उतना मैंने इन्वेस्टमेंट करना उचित होता है। जब और पैसा आएगा तब हम एडिशनल परचेस और टॉपअप भी कर पाएंगे। तो डोंट वेट फॉर अ लार्ज अमाउंट। छोटे अमाउंट से भी आप शुरुआत कर सकते हो। स्टार्ट मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। आपके पैसों को भी आपके लिए काम करने लगाइए। हमने थोड़ी देर पहले कंपाउंडिंग वाले स्लाइड में देखा कि किस तरह से हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है दोस्तों। तो हम पैसों के लिए तो जिंदगी भर काम करेंगे, बट हमारे पैसों को भी हमारे लिए काम करने लगाइए, तब जाके आप सफल निवेशक बनोगे और आप आपके लाइफ के गोल्स इजीली अचीव कर पाओगे। एंड सबसे लास्ट, रेगुलरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट। मतलब रेगुलर रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए जब नया साल आता है ना तो बहुत सारे लोग नया रेजोल्यूशन करते हैं कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं वॉकिंग करूंगा, जॉगिंग करूंगा, डाइट फॉलो करूंगा, मैं जिम जाऊंगा, 6 पैक बनाऊंगा। बहुत सारे रेजोल्यूशन रहते हैं। मैंने भी किए हुए बहुत सारे रेजोल्यूशन। बहुत सारे सफल होते हैं, बहुत सारे असफल भी होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं बॉडी बनाऊंगा, 6 पैक बनाऊंगा सलमान ऋतिक जैसी। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि अगर हम 7 दिन जिम में जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे और आगे के 15 दिन जिम में ही नहीं जाएंगे, वापस फिर आगे के 15 दिन जिम में जाएंगे और 1 महीना जिम में नहीं जाएंगे, तो क्या हमारी 6 पैक और हमारे मसल्स डेवलप होंगे? बाइसेप ट्राइसेप बन पाएंगे हमारे? नहीं दोस्तों, ये चीज नहीं संभव है। अगर हमें सफल बनना है, अगर हमें मतलब हम सच में हमारे 6 पैक बनाना है तो हमें रेगुलर रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। जिस तरह से हमें लाइफ के हर चीज में रेगुलर रहना जरूरी है, उस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट में भी रेगुलर रहना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने फोन किया और आपको बताया कि सर ये बहुत अच्छा फंड आ गया, इसमें इन्वेस्ट कर दो, तब आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया। 2 साल तक हमने आपको फोन ही नहीं किया नए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप इन्वेस्टमेंट में ही मत करो। ऐसा मत कीजिए दोस्तों। जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आपको पॉसिबल है, तब तक इन्वेस्टमेंट करते रहिए, रेगुलर बने रहिए, तब आप आपके लाइफ में सफल इन्वेस्टर जरूर बन पाएंगे दोस्तों। यस। अब यहाँ पे इसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम कि व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। एक्चुअली हम बहुत बार सुनते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है दोस्तों? व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? तो सिंपल वर्डिंग में कहने जाऊं तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस which ensure that we get the right amount of money available at the right point of time। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी चीज है कि मेरा पैसा सही मूल्य के साथ में बढ़कर सही समय पर मेरे हाथ में आना चाहिए दोस्तों। सही मूल्य के साथ सही समय पर मेरे हाथ में आने वाले पैसों को ही मैं प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग बोलूंगा।
यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, मुझे हर्ट नहीं करना है, बट मेरे एक रिलेटिव है जो एसटी डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे, आज वो रिटायर हो चुके हैं। बहुत पुअर फैमिली से वो बिलोंग करते थे और उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी परेशानियां झेली और अपनी उन्होंने पढ़ाई वगैरह पूरी करके अपने मेहनत से वो एसटी डिपार्टमेंट में सर्विस में लगे। एसटी डिपार्टमेंट से जब वो सर्विस में लगे, मुझे याद है मेरे बचपन में मेरे पापा के साथ में उनके गृह प्रवेश गृह शांति में मैं गया हुआ था और वो 7वें आसमान पे उनकी खुशी थी कि इतने गरीबी में से एक रूम के घर में से वो निकल के खुद का उन्होंने एक अच्छा घर बनाया था। और वहां से लेके मैंने आज से 2.5 महीने पहले तक उनको अपनी लाइफ में बहुत खुश देखा दोस्तों। वो हैप्पी थॉट से जुड़े हुए थे और हरदम खुश रहते थे। पर क्या हुआ कि थोड़े से बीच में ऐसी घटनाएं हो गई कि उनके लाइफ में रिटायरमेंट उनका आने को लगा। रिटायरमेंट आने को लगा तब उनको पता चला कि उनके पास XYZ अमाउंट आने वाली है। जब इतना बड़ा पैसा आने वाला रहता है ना दोस्तों, तब इंसान सोचता है कि मैं इन पैसों का करूं क्या, क्योंकि देखिए बिजनेसमैन रहता है तो बिजनेस में पैसा लगा देता है, पर अगर सर्विस क्लास है तो उसको पैसा कहाँ लगाना ये समझ में नहीं आता है। उसे लगता है या तो मैं रियल एस्टेट ले लूं या कोई FD में डाल दूं, और कोई उसे समझता सोचता नहीं है। तो उन्होंने मेरे साथ भी डिस्कस किया क्योंकि मेरे पास उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट चल रही थी। तो मैंने उन्हें सलाह दी कि भैया देखिए आपके 2 बच्चे हैं, उनका अभी करियर एज नजदीक आ गया है और उनके करियर के लिए आपको पैसा लगने वाला है, तो आप आपके पास रिजर्व पैसा रखिए मैक्सिमम, ताकि आपको जरूरत के समय वो काम में आएगा। सिवाय आप रिटायर होने जा रहे हो तो आपके रिटायरमेंट के बाद में भी आपको पैसों की जरूरत लगेगी, क्योंकि आपको पेंशन नहीं है। तो आप इन पैसों को आप जैसे सोच रहे हो वैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपका खुद का मकान हो चुका है, आप आपके पैसों को ब्लॉक मत कीजिए। उन्होंने वहां पे मेरी बात सुन ली, बट होता क्या है जब हम दुनिया में देखते हैं कि मेरे कलीग्स है, मेरे दोस्त है, मेरे रिलेटिव्स है, उन्होंने तो प्लॉट ले लिया, खेत ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो हमारा मन बोलता है कि मेरे पास अगर 40 लाख रुपए आया हुआ तो उन पैसों का मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना निर्णय लिया और उन्होंने और एक मकान खरीद लिया और वो मकान खरीद के उन्होंने रेंट पे दे दिया। उस समय तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि मैंने प्रॉपर्टी और एक खरीद ली, एक की जगह 2 घर, और मैंने रेंट भी चालू कर लिया। बट हुआ क्या कि जब कुछ महीनों पहले उनका बड़ा लड़का जो बहुत ब्रिलियंट था, स्कॉलर था, उसका US यूनिवर्सिटी में नंबर लगने वाला था दोस्तों। तो US यूनिवर्सिटी में नंबर लगने वाला था तो इनको वीजा के लिए 14 लाख रुपए इनके सेविंग अकाउंट में रखने थे, और सिवाय दूसरा जो अलग खर्चा होने वाला था वो अलग। तो ये बहुत परेशान हो गए क्योंकि उनके हाथ में पैसा बचा ही नहीं था। जो पैसा आया था उन्होंने सारा लगा दिया था प्रॉपर्टी में। तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोले भैया ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए। मैं बोला भैया ये तो थोड़ी सी मुश्किल बात है, क्योंकि एजुकेशन लोन भी मिलता है तो एक सर्टन अमाउंट का मिलता है। आप रिटायर हो चुके हैं, माना कि आपका बच्चा है, बट इसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा, आपकी जरूरत थोड़ी सी ज्यादा रकम की है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, आखिर में उन्होंने सेकंड प्रॉपर्टी बेचने को निकाली। प्रॉपर्टी उनके जरूरत के समय बेची नहीं गई दोस्तों, और उनके बच्चे का US में एडमिशन होना पोस्टपोन हो गया। आज उसका 1 साल निकल गया बच्चे का। नेक्स्ट ईयर ही विल ट्राई अगेन। उनको आज जो दुख है वो बहुत बड़ा है कि मेरे गलती के कारण मेरे बच्चे का आज बड़े यूनिवर्सिटी में फॉरेन में एडमिशन नहीं हो पाया दोस्तों। तो ये एक मैं एग्जांपल आपके सामने इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करता हूं और मेरा सही समय पर सही मूल्य के साथ में मेरा पैसा मेरे हाथ में नहीं आता है, तो पैसों का मेरे लिए महत्व नहीं रहता है दोस्तों। उन्होंने मुझसे कहा कि ये पैसा अगर आज मेरे हाथ में आएगा तो आज मेरे लिए इसका इंपॉर्टेंस 0 है, बोले, क्योंकि मेरे बच्चे को पैसा लगने वाला था, उसका वो समय निकल गया। तो ये होता है दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग, कि सही मूल्य के साथ सही समय पर आपका पैसा आपके हाथ में आना चाहिए दोस्तों। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। यस, द बिगेस्ट हर्डल, बड़ा हर्डल क्या होता है दोस्तों। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इन्फ्लेशन, तो मैंने तो आपको बोला था कि हमारे पास 2 आगे स्लाइड है, उसके जरिए हम इन्फ्लेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक छोटी सी स्लाइड के जरिए 2 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इन्फ्लेशन का हमारी लाइफ में क्या असर पड़ता है दोस्तों। तो देखिए, आप देखोगे यहाँ पे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 2010 में 20,000 रुपए हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हुआ करते थे। 2+2 4 लोगों की फैमिली रहती है अगर, तो मेरा घर का किराना, मेरा पेट्रोल एक्सपेंसेस, महीने भर के जो भी बिल्स है सारे वो बिल्स, मेरे बच्चों के एजुकेशन, ऑटो फी वगैरह सारा देखे ना 20,000 रुपए मुझे लगते थे, जिसमें मेरे घर खर्चे 2010 में चला पाता था दोस्तों। आज 2020 में 35,000 रुपए भी कम पड़ रहे हैं दोस्तों हमें। ये रियल फैक्ट है, यहाँ पे हमने दिखाई है 35,000 फिगर, पर वो भी कम पड़ रही है मेरी फैमिली को रन करने के लिए। तो आप देखोगे 2030 में यही खर्चा 75,000 के ऊपर चला जाएगा दोस्तों। एंड दिस इज अ रियल फैक्ट
कि ये हमें सोच के चलना है कि आने वाले सालों में खर्चे कितने बढ़ने वाले हैं। और ये होता है इन्फ्लेशन, जो समय के साथ में पैसों का मूल्य बदल देता है, और जिस वजह से हमें प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। हमें अच्छी इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पे अच्छी ग्रोथ के साथ में बढ़ने वाली करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है और उसके लिए मुझे सस्टेन होने के लिए तैयार रहना है दोस्तों। ये हो गया हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं। हम IIM अहमदाबाद की अगर बात करेंगे तो 2010 में वहां पे 6 लाख रुपए में अगर मेरा एडमिशन होता था, तो आज 2020 में 23 लाख के ऊपर मुझे वहां पे एडमिशन के लिए खर्चा लग रहा है, और 2030 में यही खर्चा देखिए 50 लाख के ऊपर चला जा रहा है दोस्तों। तो ये बहुत बड़े एक्सपेंसेस है जो समय के साथ इन्फ्लेशन के साथ में बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। तीसरा आप देखोगे मैरिज कॉस्ट। तो मैरिज ये जो ऐसी चीज है कि जो हमारी जिम्मेदारी भी है और जो हमारा ड्रीम भी है बच्चों के प्रति। हर कोई अपना घर का अपने बच्चों का शादी धूमधाम से करना चाहता है। कोविड का एक बाजू में रख दीजिए, कोविड है तो आज खर्चे हम बचा पा रहे हैं, या न चाहते हुए भी बचाने पड़ रहे हैं हमें। बट कोविड खत्म हो जाने के बाद हम दिल खोल के खर्च करेंगे, क्योंकि हम माइक्रो फैमिली लेके चल रहे हैं। सालों साल हमारे रिलेटिव्स के साथ में हम मिलते नहीं है, और हमें तब दिखाने का मौका मिलता है कि ये देखिए मेरा लड़का है, ये लड़की है, सक्सेसफुल लाइफ है हमारा, और हमने ये कमाया है, ये गेन किया हुआ है, और हम बड़े धूमधाम से हमारे बच्चों की शादी करते हैं। तो आज अगर 2010 में 6 से 7 लाख में जो शादी हुआ करती थी, 2020 में 12 से 15 लाख रुपए लग रहे हैं दोस्तों। और यही उतना ही बड़ा तंबू, उतने ही मेहमान, उतना ही तामझाम सारा अगर हम करेंगे तो 2030 में यही खर्चे हमारे 26 से 30 लाख या इससे कई ज्यादा हो चुके होंगे दोस्तों। दिस इज अ बिगेस्ट हर्डल दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। और अगर किसी को लगता है कि ये सच नहीं है, 2030 में खर्चे इतने नहीं हो सकते, आप जो बात बोल रहे हो वो ऑथेंटिक नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको इतिहास में लेके जाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे कि आज से कुछ सालों पहले 1990 में गोल्ड का क्या रेट था, पेट्रोल का क्या रेट था, डीजल का क्या था, और मिल्क दूध का क्या था। तो 1990 में गोल्ड 3200 रुपए ग्राम हुआ करता था, आज वो 46 से 48 हजार ग्राम का रेट हम देख रहे हैं। पेट्रोल 10 रुपए लीटर हुआ करता था, आज वो 100 रुपए लीटर तक पहुंच गया है। डीजल 4 रुपए लीटर हुआ करता था, जो आज 80 रुपए के ऊपर चल रहा है। और दूध का भाव 6 रुपए लीटर था, जो आज 60 रुपए के ऊपर चल रहा है दोस्तों। तो लगभग 8 से 9% का हमारा इन्फ्लेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक हकीकत है कि हमने आंखों से देखा हुआ है कि हमारे इन्फ्लेशन की वजह से हमारी चीजों के दाम किस तरह से बढ़ गए दोस्तों। तो हाउ इन्फ्लेशन इज ईटिंग योर मनी, हमारे पैसों को वो किस तरह से खा जाता है। तो 1990 में जो 1 लाख हुआ करते थे, 2000 में उसका मूल्य घट के 48,000 हो गया, 2010 में वो घट के 23,000 हो गया, और 2020 में वो घट के 11,000 हो गया। मतलब आज मैं 10 गुना पैसा कमाता हूं तो 1990 के 1 लाख का मूल्य मेरा बनता है दोस्तों। मतलब रुपए का अवमूल्यन हो चुका है। नोटें वही की वही रही है, बट उसका डिवैल्यूएशन हो चुका है, और उसका कारण रहा है इन्फ्लेशन। तो हमको इन्फ्लेशन को सोच समझ के डिसीजन लेना है। और हम यही बताते हैं कि इन्फ्लेशन की तुलना में जहां पे अच्छे रिटर्न्स मिलते हो, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लीजिए, ताकि आप सफल और तो ये देखिए, द फ्रीडम नॉलेज यू नीड टू नो, कौन सा फाइनेंशियल फ्रीडम नॉलेज है जिसे हमें सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये देखिए, उसके लिए हमको समझना जरूरी है कि व्हाट इज फाइनेंशियल पिरामिड। फाइनेंशियल पिरामिड क्या होता है दोस्तों। तो हमारा, हम कोई भी बिल्डिंग खड़ा करते हैं तो बिल्डिंग का हमारा जो बेस होता है उसको हम सबसे मजबूत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितना हमारा बिल्डिंग का बेस मजबूत होगा, उतनी हमारी इमारत जो है वो हर बारिश और धूप का सामना करते हुए सालों तक की खड़ी रहेगी। उसी तरह पे हमारी फाइनेंशियल पिरामिड का अगर बेस अच्छा हो तो हमारा फाइनेंशियल लाइफ भी बहुत सक्सेसफुल बनता है दोस्तों। जैसे हमारा इंडिविजुअल लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी आदतें फॉलो करते हैं, डाइट को फॉलो करते हैं, वैसे हमारे फाइनेंशियल पिरामिड को अच्छा बनाने के लिए हमने ये ग्राफ में दी हुई चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप इसका स्नैपशॉट लेके रख सकते हो। तो फाइनेंशियल पिरामिड का बेस है प्रोटेक्शन, संरक्षण। तो प्रोटेक्शन में सबसे पहले आता है हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, विल राइटिंग, disability policy and critical illness policy. These are the base of my financial pyramid. तो मेरा बेस जितना मजबूत होगा ना, उतनी मेरी ऊपर की नींव इमारत की अच्छी रहेगी दोस्तों। तो उसके बाद में नंबर लगता है रेगुलर सेविंग का, जिसमें इमरजेंसी फंड, चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट, होम ओनरशिप एंड लाइफ टाइम एस्पिरेशनल गोल्स, इसके नंबर बाद में आते हैं। उसके बाद नंबर आता है
शेयर मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटी, रियल एस्टेट, सक्सेस प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का फेज आता है दोस्तों। हमसे गलती क्या हो जाती है, हम बहुत सी बार ये करते हैं कि हम ना प्रोटेक्शन को सबसे आखिरी में इंपॉर्टेंट देते हैं और तब तक के बहुत सारा खामियाजा हमें भुगतना होता है। तो हमने क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल पिरामिड के नींव को हमने मजबूत करना चाहिए। सबसे पहले प्रोटेक्शन को पहला इंपॉर्टेंस देना चाहिए, देन स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट को हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ की प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो फाइनेंशियल पिरामिड बताने का मकसद खाली इतना था कि समय रहते आपने जो डिसीजन सही आप लोगे तो आप आपके लाइफ में हैप्पी बने रहोगे दोस्तों। अब यहां से हम ये देखते हैं व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इफ नो प्रॉपर प्लानिंग। अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहता है तो उसका क्या असर होता है, इसको हम मैजिक बिल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मैजिक बिल क्या होता है, हम थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम सेशन को सही समय पर समाप्त कर पाए। तो मैजिक बिल में आप देखोगे कि यहाँ पे सेंटर में आपको करेंसी की नोट दिख रही है, देखिए, और ये करेंसी के नोट से जो मेरे बाकी सारे खर्चे हैं वो खर्चे मैं कर पा रहा हूँ। जैसे खाने का खर्चा है, मेरा घर का खर्चा है, रेंट या लोन का ईएमआई, मेरे अलग अलग बिल्स है, मेरे फैमिली के साथ में हॉलीडे प्लानिंग है, मेरा ट्रैवल एक्सपेंसेस या मैंने कार ली है उसकी ईएमआई है, अनएक्सपेक्टेड आने वाले मेडिकल एक्सपेंसेस है, मेरे गैजेट्स और फैमिली नीड्स की जो क्लोथिंग्स वगैरह जो घर के खर्चे है वो है, हाउस होल्ड नीड्स, एजुकेशन एक्सपेंसेस, रिटायरमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे कहां से जाते हैं, ये मेरे पैसों से जा रहे हैं। और मेरा पैसा है तो ये सारी चीजें हो पा रही है। और ये पैसा कब रहेगा, जब हम रहेंगे तो ये पैसा रहेगा। तो मैजिक बिल क्या दिखाता है कि हमारे पैसों का मूल्य बहुत ज्यादा है क्योंकि उससे हमारी लाइफ की सारी जरूरतें पूरी हो रही है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको लाइफ में कुछ डिसीजन लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि कौन से 5 मेजर इंटरवर्शंस और इवेंट्स है कि जिसको हमने सिक्योर करके रखना बहुत जरूरी है, तब जाके हम हमारा मैजिक बिल को सक्सेसफुल कर पाएंगे। तो सबसे पहला है, देखिए, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स। हमने थोड़ी देर पहले एक बात करी कि मेडिकल एक्सपेंसेस एक ऐसी चीज है कि जिसको आपने कभी सोचा नहीं था, इतनी बड़ी तादाद में वो खर्चे हमें करने पड़ रहे हैं दोस्तों। तो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इज अ बिग इशू इन टूडेज वर्ल्ड, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जिसके वजह से ये इवेंट को सोच के हमने प्लान करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है, कब किसकी लाइफ में कितना आ जाएगा किसी को भी पता नहीं है। तो एडिक्वेट हेल्थ कवर होना आज के जमाने में सबसे बेसिक नीड है। दूसरा है डेथ। देखिए, हर एक को ना अपना डेट ऑफ बर्थ पता है, बट किसी को भी है ना अपना डेट ऑफ डेथ नहीं पता हुआ है। हम कब जाने वाले दुनिया से किसको भी नहीं पता है दोस्तों। तो ये बहुत दुर्दैवी घटना होती है। एक्चुअली कोविड के सिनेरियो में हम पिछले 1.5 साल में बहुत अनुभव ले चुके हैं, और बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स है अनएक्सपेक्टेड उनकी डेथ हो चुकी है कोविड के कारण। कुछ डेथ ऐसी थी जो एक सर्टेन उम्र के बाद में हुई थी, बट मैं 4 एग्जांपल जो है वो स्मॉल में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये 4 एग्जांपल जो है ये ऐसे लोगों के थे जिनकी उम्र 40 से 45 साल थी। 40 से 45 की मतलब ऐसी उम्र होती है जिसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, हमारी फैमिली होती है, हमारे बच्चे छोटे होते हैं, हमारे ऊपर हमारे परिवार की जिम्मेदारी होती है, हमारे लोन्स की ईएमआई होते हैं। तो हुआ क्या कि मेरे 4 जो क्लाइंट्स थे जिनकी 40 से 45 उम्र वालों की डेथ हुई, उसमें से जो एक क्लाइंट है उनका मेरे पास 50 लाख का टर्म प्लान था। उनका अनफॉर्चुनेट डेथ जब हुआ तब हमने उनका 50 लाख का टर्म प्लान का क्लेम उनकी नॉमिनी को प्रोसेस करवा के सुपुर्द कर दिया, जिसकी वजह से एक उनका जो लाइफ है उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया। देन दूसरे जो क्लाइंट है हमारे, उनका भी एक 25 लाख का कवर का प्लान था, तो उनके डेथ के बाद उनकी फैमिली को 25 लाख का एक सपोर्ट हम दे पाए। थर्ड जो क्लाइंट है मेरे, वो इन्वेस्टमेंट से मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनके मेरे पास पॉलिसीज नहीं थी, बट मेरे से पहले उन्होंने पॉलिसीज अच्छा कवर लेके रखा हुआ था। वो उनका डेथ होने के बाद में उनके परिवार को उसका सपोर्ट मिला। और चौथा एग्जाम्पल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी उम्र 42 साल थी, वो मेरे सालों पुराने परिचित थे, अच्छे दोस्त भी थे, और कोविड से उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। वो मार्केटिंग का काम किया करते थे, और उनको जब उनका अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ तब उनकी फैमिली में हमने 2-3 दिन बाद कॉल किया। उनकी मिसेस ने, मतलब भाभी जी ने फोन उठाया और उनको हमने हमारा परिचय करवा दिया कि हम समृद्धि वेल्थ से बात कर रहे हैं, और सर की हमारे पास ऐसी इन्वेस्टमेंट्स थी, तो आप नॉमिनी हो, आपको ये प्रोसेस के लिए हमने कॉल किया हुआ है, तो आप जब भी रिलैक्स हो जाओगे आप हमें बताइए, हम आपके पास आ जाएंगे फॉर्मेलिटी पूरी करके देने के लिए। तो उन्होंने मुझसे एक महत्वपूर्ण बात पूछी कि भैया, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके पास ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुझे पता है आपका नाम, मुझे एक सवाल पूछना है कि आपके पास इन्होंने कुछ पॉलिसीज भी बना के रखी हुई थी क्या?
मैंने बोला नहीं भाभी जी, इनकी तो मेरे पास कोई भी पॉलिसीज नहीं थी। उन्होंने दोबारा ये सवाल दोहराया कि भैया इतने सालों में इन्होंने आपसे कोई पॉलिसी नहीं बनाई, आपने इनको कोई पॉलिसी नहीं दी थी। मैंने बोला भाभी जी, मैंने बहुत सी बार इनको टर्म प्लान और मेडिक्लेम ले लो ऐसा बोला हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं हो पाई और वो रह गया। तो वो सुन के उन्हें बहुत दुख लगा। कुछ फॉर्मल बातें करने के बाद में उन्होंने फोन रखते समय एक ऐसी बात करी जो मेरे दिल को बहुत बुरी लग गई। उन्होंने कहा कि भैया आपके दोस्त तो निकल गए, उनके जाने का मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा, बट उससे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि वो कोई भी प्रॉपर प्लानिंग करके नहीं गए इस दुनिया से। तो दोस्तों ये सुन के ना मुझे बहुत बुरा लगा कि देखिए कैसा होता है, इंसान निकल जाता है बट इंसान के पीछे जो फैमिली रहती है, आज उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वाइफ हाउसवाइफ है, उन्हें आज घर से बाहर निकल के काम करना होगा, उनका होम लोन का ईएमआई चल रहा था जो 16,000 का है, आज वो सब कैसे करना, ये उनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हमें लाइफ में एक सीख देती है कि हमें हमारे परिवार के लिए, सिक्योरिटी के लिए कुछ चीजें समय पे करके रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तीसरा है जॉब लॉस। हमने कोविड के एटमॉस्फेयर में देखा दोस्तों कि जॉब लॉस होने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। हमने बहुत से क्लाइंट्स का अनुभव लिया कि उनके जॉब लॉस होने की वजह से वो लोग अपने फैमिली सस्टेन करने से लेके ईएमआई पे करने से लेके बहुत सारी चीजों में परेशानी में आ गए थे। उनको अपनी इन्वेस्टमेंट ब्रेक करनी पड़ी, तभी भी उनकी परेशानियां दूर नहीं हुई, क्योंकि उनका जो इनकम था वो एक तो बंद हो गया था, किसी की तो नौकरी निकल गई थी, किसी की सैलरी आधी हो गई थी, किसी की सैलरी 0 हो गई थी कुछ महीनों के लिए। तो उनके पास इमरजेंसी फंड ना होने के कारण वो लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए, और ये एक बहुत बड़ी सीख हमें मिली कि इस इमरजेंसीज के लिए हमें प्लानिंग करके रखना लाइफ में बहुत जरूरी है दोस्तों। दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी फंड। देन फोर्थ है डिसेबिलिटी। देखिए जो कोविड के कारण डेथ हो रही है वो तो हम फिगर देख रही है, बट हम इसके साथ में एक चीज देखे कि इससे ज्यादा डेथ जो है वो पैन इंडिया या तो फिर दुनिया में एक्सीडेंट्स के कारण होती है। तो एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ हो जाती है तो दुर्घटना बहुत बड़ी है, वो अलग बात है। पर अगर डेथ नहीं होती है और कोई डिसेबल हो जाता है, मतलब परमानेंट अपंगत्व उन्हें आ जाता है, तो वो बहुत ऐसी दुर्दैवी घटना है कि उस मोमेंट में वो तो मतलब डिपेंडेंट हो ही गए, उनका इनकम 0 हो गया और उनकी जिम्मेदारी भी परिवार के ऊपर आ गई। तो डिसेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो किसी की भी लाइफ में कभी भी आ सकती है, इसलिए इसको ये इवेंट का प्लानिंग करके रखना भी हमारे लिए समय के साथ में जरूरी हो गया है दोस्तों। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग। तो रिटायरमेंट का जो है ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये हर एक के लाइफ में आने वाला है दोस्तों, पर किसकी लाइफ में कब आएगा ये कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि बहुत सी बार हमें फोर्स रिटायरमेंट भी फेस करना हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे बच्चे हमारा रिटायरमेंट प्लान नहीं है। मैं दोबारा दोहराता हूं, हमारे बच्चे हमारा रिटायरमेंट प्लान नहीं है, क्योंकि हम आज हमारे पेरेंट्स को कितना समय दे रहे हैं ये सोचिए, और हमारे बच्चे हमें कितना समय देने वाले हैं ये आप सोच सकते हो। तो हमें हमारा खुद का प्रोविजन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। हमारे बच्चे हमारा रिटायरमेंट प्लान रहने वाले नहीं है, और रिटायरमेंट के बाद में हमारी 25 से 30 साल की लाइफ बचती है हस्बैंड वाइफ की, उसको सही ढंग से अगर जीना है हमें सम्मान के साथ में, तो हमें प्रॉपर टाइम प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों। संतोष आनंद जी ये मैं आपके सामने एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये मैं आपके सामने एक वीडियो शेयर कर रहा हूं दोस्तों। ये आपने देखा होगा इंडियन आइडल का वीडियो, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, पर आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होता है और प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं होता है दोस्तों, तो हमें क्या क्या भुगतना पड़ सकता है, ये आप इसको कनेक्ट कीजिए। 2 मिनट का वीडियो है, प्लीज। हो जाए बरसों तक में आया, ये उड़ते हुए पक्षी की तरह मैं आता था और चला जाता था। रात रात भर जगती मैंने गीत नहीं अपना होठ से कलम से लिखा है, ये सब कुछ चलेगी सर। कितना अच्छा लगता है वो दिन याद करके। आज तो मेरे लिए कम से कम ऐसा लगता है जितनी रात मैं विजय से जीना चाहता हूँ बहुत अच्छी तरह।
पैदल जाते थे देवी यात्राओं गर्मी में, पीले कपड़े पहन। तो राम जी ने उस पर कृपा भी बहुत की थी, बहुत कुछ दिया भी था। सब कुछ कैसे चला गया, ये राम जी के कपाट किसने बंद कर दिए, मुझे आज तक पता नहीं। तो दौर तो नहीं, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जो बीत गया है वो अब दौर रहेगा, इसके मैं सिवा तेरे कोई और आएगा। घर फूक दिया हमने, अब रात खाली है, जिंदगी अब कुछ तेरी। आपके लिखे हुए जो गीत है उनसे हम सबने प्यार करना सीखा है, दुनिया के बारे में जाना है। और सर, मैं मेरी तरफ से आपको 5 लाख रुपए की भेंट देना चाहती हूँ। कैसे करूँ, थोड़ा सॉरी भी बात आती है। मैं आज तक किसी से भी आज भी बैठक करता हूँ। आपकी आप ये समझे कि आपकी पोती की तरफ से उसके लिए शुक्रिया करूँ। जिंदगी कुछ भी दोस्तों, एक्चुअली ये जो स्लाइड थी या ये जो क्लिप थी, ये दिखा के आपको इमोशनल करना है मेरा मकसद बिल्कुल नहीं था। ये एक जिंदगी की रियलिटी है और हमें रियल लाइफ में रियलिटी को लेके ही आगे बढ़ना है और ये प्लानिंग करके आगे बढ़ना है कि हमारे लाइफ में कुछ घटनाएं जो कंपलसरी होने वाली है उसका प्लानिंग करना ये हमारा जिम्मेदारी बनता है, हमारे खुद के लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी। सो ये हो गए 5 इवेंट दोस्तों कि प्रॉपर हेल्थ प्लानिंग, प्रॉपर लाइफ कवर प्लानिंग, जॉब लॉस के लिए इमरजेंसी फंड का प्लानिंग, मेरा जो डिसेबिलिटी है उसका प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग। 6th इवेंट जो है, गोल है वो दैट इज फॉर अवर चिल्ड्रन, और वो गोल है हमारे बच्चों का हायर एजुकेशन एंड देयर मैरिज, देयर सक्सेसफुल हायर एजुकेशन एंड देयर सक्सेसफुल मैरिज। यस, हर पेरेंट्स का एक ख्वाब होता है कि मेरे बच्चों को मैं अच्छे से पढ़ाऊं लिखाऊं और उनका अच्छे से मैं शादी करवाऊं। तो हमारे बच्चे आज मतलब सक्षम है अच्छा पढ़ लिख के अपना करियर बनाने के लिए। क्या हम सक्षम है उनको अच्छा एजुकेशन करा के देने के लिए? क्योंकि आज हम भली बात जानते हैं कि एजुकेशनल एक्सपेंसेस क्या लेवल पे चले गए और इन एक्सपेंसेस की प्रोविजन करके रखना ये हमारी पेरेंट्स करके एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनके एजुकेशन के साथ में उनका मैरिज प्लानिंग करके रखना ये भी हमारा एक कर्तव्य बनता है। और इसके लिए आपके लाइफ में ये इवेंट का प्लानिंग ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। बहुत से लोग बहुत सही समय पे आके उनके लिए प्लानिंग करके जाते हैं। हम उन लोगों की तारीफ करते हैं जो आज अनमैरिड है और वो ये सोच रखते हैं कि मेरी फ्यूचर में मैरिड में होऊंगा, मेरे बच्चे होंगे तो उनके लिए मैं आज से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता हूँ। तो काबिले तारीफ बात होती है कुछ कुछ लोगों की जो प्लानिंग प्री प्लानिंग करके रखते हैं और ऐसे लोगों को बहुत अच्छे वैल्यूएशन फ्यूचर में बन पाते हैं दोस्तों ऐसे लोगों के।
So this is the sixth event, that is our child higher education and their marriage. Then 7वें नंबर पे आते हैं हम, जो 7th इवेंट है, that is aspirational goals, अपनी नीड्स। हमने सेशन के शुरुआत में बोला था हम आपके सपनों की बात करेंगे, आपको सपनों को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो एस्पिरेशनल गोल मतलब हमारे सपने होते हैं दोस्तों। तो हमारा सपना क्या क्या हो सकता है? एक बहुत अच्छा मकान, मेरा फार्म हाउस, या फिर मेरा फॉरेन डेस्टिनेशंस में मेरे परिवार के साथ, हस्बैंड वाइफ या मेरे बच्चों के साथ हॉलीडे, वर्ल्ड टूर, या फिर एवरी ईयर मेरा हॉलीडे प्लानिंग, या तो फिर हमारी फैमिली में सपना होता है हमारा कि हमें अच्छी कार खरीदना है, हमारे परिवार में हमें अच्छी ज्वेलरी खरीदना है। तो ये अलग अलग एस्पिरेशनल गोल्स होते हैं। और इसके अलावा होता है चैरिटी। बहुत से लोग ना चैरिटी को भी इंपॉर्टेंट देते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने लाइफ में अपने पर्सनल खाब को पूरा करने के साथ में सामाजिक उपक्रम भी बहुत अच्छे से करते हैं और चैरिटी भी करते रखते हैं। तो चैरिटी भी एक एस्पिरेशनल गोल में आता है दोस्तों। तो ये सारे अपने गोल्स होते हैं दोस्तों, एस्पिरेशनल गोल्स वगैरह सारे। पर हम 7वां गोल कब पूरा कर सकते हैं दोस्तों? जब हमारे पहले 6 इवेंट्स का प्लानिंग हो चुका है, तभी हम 7th इवेंट प्लानिंग की ओर आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम मतलब 6 गोल हमारे पूरे नहीं है तो हम 7वां इवेंट की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ से हम देखते हैं आगे कि 4 लेवल्स क्या है सक्सेसफुल लैडर, मतलब फाइनेंशियल सक्सेस लैडर पाने के 4 लेवल्स कौन से हैं। तो 7 इवेंट्स को हम जोड़ते हैं इसके साथ में, और इसको 4 लेवल में हमने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला लेवल है, देखिए वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मतलब मेरा फैमिली का फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर मुझे करना है तो मुझे प्रॉपर हेल्थ कवर, प्रॉपर टर्म कवर, मेरा जो डिसेबिलिटी कवर है, क्रिटिकल कवर है, इसको मैंने सफिशिएंट लेके रखना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। तब जाके मैं कह सकता हूं कि मैंने मेरे लाइफ में का फाइनेंशियल सिक्योरिटी का पहला लेवल हासिल कर लिया है। यहां से हम दूसरे लेवल को अगर हासिल करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जॉब लॉस और बिजनेस लॉस होता है, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड की हम प्रोविजन करके रखते हैं। तब हम बोल सकते हैं कि हमारा दूसरा लेवल हमने पार कर दिया है, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीसरा लेवल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कब हुए हम बोल सकते हैं जब हमने हमारा खुद का रिटायरमेंट का प्लानिंग और हमारे चिल्ड्रन का एजुकेशन और मैरिज का प्लानिंग कर लिया है। तब जाके हम बोल सकते हैं कि हमने 3rd लेवल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का हासिल कर लिया है, हम उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जो 4th इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम, जो हमारे टॉपिक का सब्जेक्ट है कि व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम कब हासिल होगा? जब मेरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के 6 इवेंट्स में पूरे कर लूंगा। कौन से है वो 6 इवेंट्स? मेरा प्रॉपर हेल्थ कवर, प्रॉपर लाइफ कवर, डिसेबिलिटी क्रिटिकल कवर, देन जॉब लॉस के लिए इमरजेंसी प्रोविजन, मेरे रिटायरमेंट का, मेरे चाइल्ड एजुकेशन का, उनके मैरिज का प्लानिंग। तब जाके मैं मेरे लाइफ का जो 7वां इवेंट है इसके लिए मैं प्लान कर सकता हूं, और तब मैं बोल सकता हूं कि मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ में हासिल कर लिया है दोस्तों। तो दीज आर 4 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस। तो 7 इवेंट्स को हम 4 लेवल में डिवाइड करते हैं, और चारों लेवल को स्टेप बाय स्टेप हम इजीली अचीव कर सकते हैं सही समय पर प्लानिंग के साथ में। ये एक स्लाइड में आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों। ये अभी 24 मई का है खाली, क्योंकि मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने रिसेंटली $3 ट्रिलियन का इकोनॉमी का जर्नी क्रॉस किया हुआ है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो आप 1 मिनट का वीडियो खाली आप देखिए इसको।
सो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे इकोनॉमी का जर्नी जो है हमने $3 ट्रिलियन क्रॉस कर लिया है और 2025 साल तक के हम $5 ट्रिलियन एक्सपेक्टेड है हमारा इकोनॉमी का 5 ट्रिलियन क्रॉस करने के लिए। सो ये मैंने स्लाइड इसलिए बताई क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी और ये रिसेंट अभी 24 मई की थी और इसलिए मैंने ये स्लाइड आप रिसेंटली इसमें ऐड कर लिया आपके जानकारी के लिए। अभी हम सेशन के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं कि 7 थंब रूल्स कौन से हैं कि जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल पीस और हैप्पीनेस पा सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट शुड बी आइडियल एलोकेशन ऑफ आवर इनकम। हमारा जो इनकम है उसका आइडियल एलोकेशन क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यस मैं समझ गया कि ये जरूरी है, फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में समझ चुका हूँ, डिले कॉस्ट मुझे पता हो चुकी है, मेरी प्लानिंग करने की इच्छा भी है, पर मेरी जो हाथ में सैलरी आती है या मेरा इन हैंड इनकम जो आता है उसको मैं 100 रुपए को किस तरह से डिवाइड करूं। तो ये पूरे सेशन का सार है दोस्तों, आप इसको लिख के रखिए या आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए कि आइडियल एलोकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपना करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो 35% to 40% के ऊपर नहीं होना चाहिए। मेरा जो इनकम है, मेरा जो मंथली इनकम है वो मंथली इनकम या फिर मेरा ईयरली इनकम का साल का खर्चा जो है वो 35 से 40% के ऊपर नहीं जाना चाहिए दोस्तों। तब जाके मैं बोल सकता हूं कि मैं मेरी लाइफ की बाकी की चीजें भी पूरी कर सकूंगा और मेरे ड्रीम्स को अचीव कर सकूंगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज है कि जो बहुत सारी खर्चे हमारी करवा देती है। तो हमको उसको कंट्रोल में रखना है और यही कंट्रोल करने के लिए हमको ये सोच समझ के चलना है कि मेरे इनकम का 35% के ऊपर पैसा मुझे मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें घर खर्चा आ गए, मेरे बच्चों का एजुकेशन आ गया, मेरे कपड़े आ गए, मेरे गैजेट्स आ गए, जो बिल्स है वो आ गए, ये सारे मेरे 35 से 40% के ऊपर नहीं जाना चाहिए दोस्तों। और वो जाते नहीं है, जिनके खर्चे अटपटे होते हैं उनके ही खर्चे 35-40% के ऊपर जाते हैं। मेरी अगर पर्सनल बात करूंगा तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 20% ही खाली खर्च होता है, उसके ऊपर मेरा लाइफस्टाइल में खर्च नहीं होता है दोस्तों। आगे का देखिए सेकंड नंबर, फॉर इमरजेंसी नीड 5%। हमने थोड़ी देर पहले ये तो जान लिया कि जॉब लॉस या फिर बिजनेस लॉस जैसी घटना होती है तो हमारे पास इमरजेंसी फंड अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें हमारे इनकम का 5% के ऊपर प्लान नहीं करना जरूरी है। हमने एटलीस्ट 5% तक का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हमारे शॉर्ट टर्म जो जॉब लॉस या फिर बिजनेस लॉस है इमरजेंसी फंड करके रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये हो गया सेकंड। थर्ड है फॉर आवर एस्पिरेशनल गोल्स, हमें 5 से 10% का इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। क्योंकि देखिए कैसा होता है कि हर व्यक्ति होता है जो ड्रीम्स देखता है, कोई ड्रीम्स हम बंद आंखों से देखते हैं और कोई ड्रीम्स हम हमारे परिवार के साथ में बैठ के प्लान करते हैं। तो वो ड्रीम्स ना रह जाए, वो फुलफिल भी हो पाए, इसलिए हमको हमारे एस्पिरेशनल गोल के लिए भी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमारे इनकम का 5 to 10% हमें इन्वॉल्व करना, इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। फोर्थ नंबर है फॉर रिटायरमेंट प्रोविजन, यू शुड इन्वेस्ट 10 to 15% ऑफ योर इनकम। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा कब करना पड़ेगा, अगर आप बहुत ज्यादा उम्र में रिटायरमेंट प्लान करोगे तब हो सकता है कि आपका रिटायरमेंट किटी में आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़े। बट आप प्रॉपर टाइम आ जाते हो तो आपको 10 से 15% का ही इन्वेस्टमेंट या इससे भी कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा फॉर रिटायरमेंट प्रोविजन। देन आता है फिफ्थ नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट, लोन EMI। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। बहुत सी बार क्या हो जाता है कि हमारे में से बहुत सारे लोगों के जो EMI होते हैं ना वो 50% या मोर देन 50% चले जाते हैं और उस वजह से हमारा फाइनेंशियल पिरामिड जो होता है वो कोलैप्स हो जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा लोन का जो EMI प्रोपोर्शन है वो हमारे इनकम के, मंथली इनकम के 25 से 35% के बीच में होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए दोस्तों। ये जितना कम हो उतना अच्छा। मेरा खुद का लोन का प्रोपोर्शन जो है वो 18% है, उसके ऊपर नहीं है। तो सिंपली 25 to 35% ओनली। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप थोड़ा लेट कीजिए, आप पोस्टपोन कीजिए प्रॉपर्टी लेना, ताकि आपके पास कुछ डाउन पेमेंट जमा हो जाए और आपको लोन कम लेना पड़े, क्योंकि आपको बाकी चीजें भी सोच के चलना है दोस्तों। 30 साल हम अर्निंग के लिए खर्च करते हैं, ये 30 सालों में 20 साल तो हमारा लोन रिपे करने में चले जाता है, तो बाकी जिंदगी क्या बची हमारे पास में। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए लिमिटेड अमाउंट का ही हमारा लोन EMI होना चाहिए, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। 6 नंबर है कि फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन एंड मैरिज 5 to 10% का हमें प्रोविजन करके रखना बहुत जरूरी है।
एंड फॉर ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो हम बोलते हैं फैमिली लाइफ कवर, मेडिक्लेम कवर, क्रिटिकल इलनेस कवर, इसके लिए 5 से 10% का हमें अलोकेशन देना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये हो गया प्रॉपर अलोकेशन हमारे इनकम का। ये अगर हम रखते हैं तो हम लाइफ में हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और इसके वजह से हम वेल्दी भी बन पाएंगे दोस्तों। तो ये हो गए 7 थंब रूल्स फाइनेंशियल पीस और हैप्पीनेस पाने के। सेशन के समाप्त होते समय मैं आपके सामने बोनस की घोषणा कर रहा हूँ एक। एक्चुअली आप आखिर तक बने रहे इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि ये सेशन के अंत में एक बोनस हम आपको देंगे, तो वो बोनस ये है कि हम वी विल असिस्ट फॉर फ्री बेसिक फाइनेंशियल प्लान। एक्चुअली फाइनेंशियल प्लान करके देने का, कोचिंग और मेंटोरिंग करने के हम चार्जेस लेते हैं। हमारे चार्जेस 2000 है। मेट्रो सिटी में हम जाते हैं तो ये 5000 के ऊपर चार्जेस हमें देना होता है। यही फ्री बेसिक प्लान जो है हम आपके लिए पूरा कंप्लीट फ्री में करके देंगे। इसके लिए हम शेयर करेंगे आपको हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन शीट। हमने जो ग्रुप बनाया है, ये ग्रुप में मैं आपको एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगा। वो गूगल फॉर्म को जो लोग भर के देंगे उन्हें ही हम बेसिक फाइनेंशियल प्लान करके देंगे। जिनको बेसिक फाइनेंशियल प्लान का इंटरेस्ट नहीं है उन्होंने गूगल फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्हें इंटरेस्ट है उन्होंने भर के देना है। हम ग्रुप में डालेंगे ये मैसेज, और जिनका गूगल फॉर्म हमारे पास भर के आएगा उनको हम फ्री बेसिक फाइनेंशियल प्लान बनाते देंगे, जिसके 1 भी रुपए चार्जेस नहीं रहेंगे। और इसके अलावा आपके साथ 45 मिनट का 1-to-1 इंटरेक्शन, जो क्योंकि बेसिक फाइनेंशियल प्लान जो बनता है वो 14 पेज का होता है, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए 45 मिनट का फ्री काउंसलिंग भी आपको हम देंगे, फेस टू फेस या फोन के ऊपर, जूम कॉल के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर। और ये सब आपके लिए ऑफर है खाली 24 घंटे के लिए। मतलब सेशन खत्म होने के अगले 24 घंटे के अंदर, हम अभी सेशन खत्म होने के बाद तुरंत गूगल फॉर्म आपके साथ ग्रुप में शेयर करेंगे। जिन्हें इंटरेस्ट है उन्होंने गूगल फॉर्म हमें 24 घंटे के अंदर भेजना है। जिनका हमें 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स मिलेगा उनका हम फ्री बेसिक फाइनेंशियल प्लान करके देंगे, और 1-to-1 45 मिनट्स का इंटरेक्टिव उनके साथ हम कोचिंग भी करके देंगे। सो दिस इज बोनस फ्रॉम आवर साइड। देन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, देखिए, द मेजर की ऑफ माई सक्सेस इज माई सेल्फ। बहुत सी बार हम बोलते हैं कि मेरी सफलता के लिए या मेरी असफलता के लिए। सफलता के लिए तो हम बहुत से लोगों का नाम लेते हैं, बट हम असफल होते हैं तब भी हम बहुत सारे लोगों का नाम लेते हैं कि इन लोगों के कारण मैं जीवन में असफल रहा। दोस्तों, सही मायने में देखने जा तो हर कोई अपनी सफलता और असफलता के लिए खुद ही कारण होता है। हमारे सक्सेस के लिए हम खुद ही जिम्मेदार है, और हमारे फेलियर के लिए हम खुद ही जिम्मेदार है। आपका सही निर्णय ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, आपका गलत निर्णय आपको गलत दिशा में लेके जाएगा। सो द मेजर की ऑफ योर सक्सेस इज योरसेल्फ ओनली, नो वन एल्स। आपका सही निर्णय ही आपको सही दिशा में लेके जाएगा दोस्तों। देन सबसे लास्ट में एडवाइजर जरूरी है, क्योंकि देखिए कैसा होता है कि आप कोई भी प्लेयर देखोगे तो प्लेयर के लाइफ में जब तक कि वो कोई गेम खेलता रहता है तब उसके साथ कोचिंग वाला रहता है, मेंटोर करने वाला रहता है। अब हम विराट कोहली को देखते हैं तो विराट कोहली तो आज ऐसा प्लेयर बन चुका है जो खुद की एकेडमी खोल के कितने सारे प्लेयर्स खड़े कर सकता है, पर फिर भी वो जब तक के खेलता रहेगा तब तक के उसके साथ कोच रहेगा। तो कोच का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों, क्योंकि वो गलतियां करने से बचाता है हमें। लाइफ में आगे बढ़ना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारी गलतियों को सही समय पे हमें समझाने वाला भी कोई चाहिए कि आप यहाँ पे गलत हो रहे हो, सही निर्णय आप ये लेना चाहिए। इसके लिए मैं महाभारत का एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जब महाभारत में ध्रुव क्रीड़ा हुई थी और वहां पे कौरवों ने आमंत्रित किया था पांडवों को, और पांडव आए थे ध्रुव क्रीड़ा खेलने के लिए, तब वहां पे वो अपने साथ श्री कृष्ण जी को नहीं लेके गए थे, इसलिए उनसे कुछ गलत निर्णय हो गए। और कौरवों के साथ उनके सारथी थे, वो भले ही गलत सारथी थे पर वो उनके साथ थे, शकुनी मामा, इसलिए वो ध्रुव क्रीड़ा में जीत गए और पांडव हार गए। और ये अनुभव से सीखने के बाद पांडवों ने जब युद्ध हुआ महाभारत का, तब अपने साथ वो श्री कृष्ण को विनती करके साथ में लेके गए। कौरव अपने साथ नारायणी सेना लेके गए। नारायणी सेना होने के बावजूद भी कौरवों को हारना पड़ा पांडवों से, क्योंकि पांडवों के साथ श्री कृष्ण के साथ उनका सही सारथी था श्री कृष्ण भगवान के रूप में। तो सारथी जैसे हमारे लिए जरूरी है, वैसे फाइनेंशियल लाइफ में एडवाइजर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सो दिस इज फ्रॉम आवर साइड। आई एम योगेश जायसवाल, फ्रीडम वेल्थ कोच. I am certified professional
20 years of industry experience, managing money for 1300 plus happy families, and we assist 57 NRI families from 10 different countries. We have financial asset under management with mutual fund and equities is around 202 crore plus. Then we covered 286 families with 181 crore life cover. We covered 537 families with 42 crore mediclaim cover, and we assist for डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल. हमारा समृद्धि ट्रैवल्यूशन करके आप देख रहे हो, समृद्धि वेल्थ के साथ में समृद्धि ट्रैवल्यूशन हमारा कंपनी है, जिसमें हम इंडिया में या दुनिया में कहीं भी आपको फैमिली के साथ टूर करना है तो हमारी तरफ से आपको वो टूर पूरा अरेंज करके मिलेगा. फॉरेन में जाने के लिए जो फॉरेन करेंसी होती है वो आपको हमारी तरफ से मिलेगी. स्टडी अब्रॉड मतलब आपके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज में हम एडमिशंस करा के देते हैं और उनका अच्छा भविष्य बनाने के लिए हम सपोर्ट करते हैं. और प्लेसमेंट इन अब्रॉड मतलब हाईली क्वालिफाइड बच्चों को फॉरेन में हम जॉब प्लेसमेंट भी करा के देते हैं. दिस इज ऑल अबाउट अस एंड आई एम वेरी थैंक यू टू यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड अटेंडिंग दिस सेशन. और थैंक यू वेरी मच. ये हमारे कांटेक्ट डिटेल्स है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. ग्रुप में आप लोग हो तो ग्रुप में भी आप कुछ चीज शेयर कर सकते हो, या फिर गूगल फॉर्म हम शेयर करेंगे, आप गूगल फॉर्म को भर के देंगे तो आपको फ्री बेसिक प्लान भी हमारी तरफ से मिलेगा. दिस इज फ्रॉम आवर साइड. दिस इज आवर कांटेक्ट डिटेल्स, मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर. सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. और मैं अभी क्वेश्चन आंसर्स के लिए सेशन को ओपन कर रहा हूं. आप चाहो तो आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, हमारी तरफ से आपको जवाब देने की हमारी कोशिश रहेगी. या तो आप चाहो तो 1-to-1 हमें फोन पे भी बात करके इंटरेक्शन कर सकते हो दोस्तों. थैंक यू वेरी मच. आप आपके सवाल पूछ सकते हो.